नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनलॉक जीएस एकेडमी में। प्रीलिम्स का लंबा सीरीज में 2013 से लेके 2022 तक के पीवाईक्यूज पे हम डिस्कशन कर रहे हैं और इसी डिस्कशन के सीरीज में हमारा आज सेशन नंबर 23 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे 2016 के क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर 100 तक। इसके अलावा जो प्रीवियस सेशन के कुछ क्वेश्चंस टेक्निकल रीजंस की वजह से अपलोड नहीं हो पाए थे, उसको भी हम आज ही डिस्कस करेंगे। इससे पहले एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं। बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आ रही है कि इसको जल्दी से खत्म करवाया जाए। 2023 का जो प्रीलिम्स है वो काफी नजदीक है, लगभग 1 महीने के बाद ही आपका एग्ज़ाम है। तो ऐसे में इसको जल्दी से जल्दी खत्म करवाया जाए। आप बिल्कुल विश्वास रखिए, हमारा इसको जल्दी से जल्दी खत्म कराने का टारगेट 30 अप्रैल का ही हमने टारगेट रखा था कि 30 अप्रैल तक हम इसको किसी भी हालत में खत्म करवाएँगे। लेकिन कुछ कारणों की वजह से, जिनमें एक सबसे बड़ा कारण तो मेरी हेल्थ कंडीशंस थी, जिसकी वजह से 9-10 दिन तक लगभग हम डिस्कशन नहीं कर पाए थे किसी भी तरीके का, और इस वजह से ये चीज़ें थोड़ी डिले हो गई। तो इस तरह की कंडीशंस आती हैं लाइफ़ में, आपकी लाइफ़ में भी आती हैं, एस्पिरेंट्स की लाइफ़ में भी आती हैं और सबकी लाइफ़ में आती हैं। पर उसी के साथ इन परिस्थितियों से निकल के हमें अपने लक्ष्य पर अडिग रहना है, यही हमारा काम होता है एक्चुअली। तो इसीलिए ये आप बिल्कुल विश्वास रखिए कि मैं इसको एग्ज़ाम से पहले जल्दी से जल्दी खत्म कराने की कोशिश करूँगा। और दूसरी चीज़ क्या है, अभी बहुत सारी चीज़ें साथ में चलती हैं। जब आप एक फैमिली लाइफ़ जी रहे होते हैं, तो फैमिली की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सोसाइटी में जब आप रहते हो, तो सोसाइटी की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एज़ एन एस्पिरेंट आप इन 2 चीज़ों से थोड़ा-सा अलग हो सकते हो। आप अपने आप को सोसाइटी से अलग करके, फ़ोन बंद करके या किसी तरीके से अपनी पढ़ाई में ध्यान लगा सकते हो, लेकिन डिस्ट्रैक्शन फिर भी होते हैं। पर लेकिन जब आप एस्पिरेंट लाइफ़ से आगे निकल जाते हो, तो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जीवन चलाने के लिए फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो ये सारी चीज़ों के बाद जो टाइम मिलता है, आप बिल्कुल यकीन मानिए इसके अलावा जो पूरा टाइम है, मैं इसी चीज़ में डिवोट करता हूँ। ताकि आप तक वो चीज़ पहुँच पाए, जिससे आप गलतियाँ कम से कम कर पाएँ। इसलिए इन सब चीज़ों के बाद जो टाइम मिलता है पूरा मैं इसको देने की कोशिश करता हूँ। आप इसको बिल्कुल विश्वास मानिए कि जल्दी से जल्दी मैं इसको खत्म कराने की कोशिश करूँगा। दूसरी चीज़, जिन लोगों का 2023 का प्रीलिम्स देने का विचार है और जो इस चीज़ को फ़ॉलो कर रहे हैं, उनसे मेरा इतना ही कहना है कि आप इसके रिवीजन की चिंता मत करिए। एक बार आप चीज़ को केवल ढंग से सुन लीजिए, वीडियो को समझ लीजिए, और उसके बाद सिर्फ़ आपको एक ही काम करना है, चाहे वो आप अभी से शुरू कर सकते हैं, कि जितने भी पीवाईक्यू 10 साल के हैं, उनके पेपर्स या तो सॉफ्ट कॉपी में या हार्ड कॉपी में आपके सामने होनी चाहिए। सॉफ्ट कॉपी में आपके लैपटॉप पे हो, फ़ोन में हो, या फिर हार्ड कॉपी में हो तो बेस्ट है। और उनमें आपको कुछ नहीं करना है, उनमें आपको केवल दिन में 5 मिनट, 10 मिनट जब आपको टाइम मिलता है, उसको लेके नहीं बैठना। 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, दिन में 3 बार, 4 बार, 5 बार, इस तरह से जब आप उनको पढ़ेंगे, तो आप दिन भर में कम से कम 30-35 मिनट उनको पढ़ लेंगे। और आपको केवल उन क्वेश्चंस को देखना है, उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कि यूपीएससी किस जगह हमें फँसाना चाह रहा है। क्या वो क्लू देना चाह रहा है? क्योंकि यूपीएससी के क्वेश्चन में सबसे अच्छी चीज़ जो अब तक हमने डिस्कशन किया और आगे भी हम डिस्कशन करेंगे इस चीज़ के बारे में, आपको बताया है मैंने पहले भी और अभी भी मैं बताऊँगा आगे से क्वेश्चन में, कि यूपीएससी जनरली क्या करता है, अगर कहीं न कहीं, क्योंकि यूपीएससी ये चाहता है कि कुछ बच्चे इसमें सेलेक्ट हों, लेकिन वो छँटनी करना चाहता है कि ऐसे नॉन सीरियस लोग जो कि चीज़ों को होलिस्टिकली नहीं समझते हैं या एप्लाइड नहीं करते अपनी नॉलेज को, वो लोग छँटनी में बाहर हो जाएँ। तो ऐसे में आपको नॉलेज को एप्लाइड करना है। क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनके आंसर किसी दूसरे ऑप्शन से डिराइव होते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें आपको एप्लाइड नॉलेज लगानी होगी तब जाके उसका आंसर आएगा। तो इस तरह की चीज़ों को समझने के लिए मैं कितना ही आपको अच्छे से अच्छा वीडियो बना दूँ, उसका सोर्स दे दूँ, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है। स्पून फीडिंग का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि स्पून फीडिंग से भी मैं आपको सिर्फ़ खिला ही सकता हूँ, खाना आपको खुद को पड़ेगा। तो ये कोई भी कोचिंग, कोई भी टीचर आपके लिए नहीं कर सकता। आपको खुद भी कुछ करना पड़ेगा और वो आपके लिए मेरे हिसाब से जो है वो है पीवाईक्यूज़ को आप देखिए, डेली 5-6 क्वेश्चन देखिए। जितना टाइम हम और चीज़ों में लगाते हैं, चाहे वो टेस्ट सीरीज़ हो या कुछ और हो, उससे बेस्ट चीज़ है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखें, और ना केवल जीएस के, सीसेट के भी। ठीक है? तो आप ये जो चीज़ देखते रहिए, वीडियो की आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मुझे पूर्ण चिंता है इस चीज़ की कि 2023 का एग्ज़ाम पास है, और मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी से जल्दी 30 अप्रैल को, हो सकता है 30 अप्रैल तक नहीं हो पाए, लेकिन जितना जल्दी हो पाएगा, उतना जल्दी हम करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा फिर क्या है ना, एक वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है। उस वीडियो के बारे में रिसर्च करनी पड़ती है, उसके चारों ऑप्शंस के बारे में रिसर्च करनी पड़ती है, ताकि उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन अगर यूपीएससी पूछ ले, क्योंकि यूपीएससी ने कई बार ऐसा किया है, जो किसी क्वेश्चन में ऑप्शन था 2 साल पहले, उसी ऑप्शंस पे क्वेश्चन बना दिया। तो इसलिए हमें एक-एक ऑप्शंस पढ़ना पड़ता है। उसके बाद फिर जाके ये देखना पड़ता है कि कहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया, क्यों ये पूछा गया, उसकी टाइमलाइन देखनी पड़ती है। किस कारण से ये न्यूज़ में था, कितने सालों से न्यूज़ में था, क्यों यूपीएससी के दिमाग में आया है? क्योंकि यूपीएससी के क्वेश्चन फॉर्मिंग की अंडरस्टैंडिंग समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि किस तरह से यूपीएससी क्वेश्चंस को पूछ रहा है, और जब हम वो चीज़ समझ सकते हैं, समझ पाएँगे, धीरे-धीरे उसको ब्रेक करने लगेंगे, तो हमें एक तरह से अंदाज़ा होगा कि हम समझ पाएँगे कि यूपीएससी की डिमांड क्या है, और फिर आंसर कर पाएँगे, और फिर उसके बाद प्रीलिम
निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो ऐसे में उस सब चीज़ों को समझने के लिए बहुत टाइम लगता है। एक वीडियो को बनाने के लिए क्वेश्चन्स हो गए, उसके आंसर्स हो गए, उसके एक्सप्लेनेशन हो गए, उसके बाद फिर उससे रिलेटेड रिसर्च होगी। तो क्योंकि एस्पिरेंट्स का तो ये है ना कि हम कैसे माने सबूत दो हमें, तो सबूत देने के लिए फिर वो न्यूज़पेपर कटिंग्स लगानी पड़ती है ताकि आपको ये समझ में आए कि न्यूज़पेपर्स की इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है, न्यूज़पेपर्स डेली पढ़ने चाहिए। ठीक है? तो जो 2023 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन्होंने अगर न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है, तो भी लोड लेने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। अगर पढ़ा है, बहुत अच्छी बात है। नहीं पढ़ा है, तो करंट आपने पढ़ ही लिया है इस साल का, करंट अफेयर्स आपने रिवाइज़ कर ही लिया है। अब उस करंट में आप सिर्फ़ ये देखिए और इस करंट अफेयर्स में भी 1 साल का जो करंट अफेयर्स वाला आपने पढ़ा है, उसमें क्या इम्पोर्टेंस हो सकता है, इसके बारे में मैं एक वीडियो बना दूँगा, जिसमें आपको मैं ये बता दूँगा, वो शायद 2-5 दिन में ही बना दूँगा मैं, ताकि आपको ये पता लग जाए कौन-कौन सी चीज़ें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं किसी चीज़ का दावा नहीं करता कि मैं जो बताऊँगा उसी में से क्वेश्चन आएगा, लेकिन हाँ, मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से ये बता सकता हूँ, कि कौन-सा इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए अगर न्यूज़पेपर अब तक नहीं पढ़ा है, तो लोड लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा है और हमारा एग्ज़ाम सामने है। कोई दिक्कत नहीं है, आपने करंट अफेयर्स पढ़ा है, उसको रिवाइज़ कीजिए। पीवाईक्यूज़ देखिए, क्योंकि आप ये मान के चलिए 40-45 क्वेश्चन्स आपके कॉमन सेंस से, एप्लाइड नॉलेज से सही हो जाते हैं और यूपीएससी की कट ऑफ 50 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं जाती है। तो बस अपनी चीज़ों पर कॉन्फिडेंस रखिए, जो चीज़ आपने पढ़ रखी है, वो बिल्कुल लोड मत लीजिए। ठीक है? चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज के लिए इतना ज्ञान बहुत है। क्वेश्चन नंबर 67 है, क्योंकि पिछले सेशन में हमने जो कि हमारा सेशन था, सेशन नंबर 22, इसमें हमको क्वेश्चन नंबर 51 से लेके 75 तक सोल्व करने थे, लेकिन किसी कारणवश टेक्निकल रीज़न की वजह से ये हो नहीं पाया, तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 67 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 है, न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना एपेक द्वारा की गई। एपीईसी, न्यू डेवलपमेंट बैंक हैज़ बीन सेट अप बाय एपेक। सेकंड है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय शंघाई में है। अब इन 2 क्वेश्चंस को देखिए आप। इसमें पहला है, न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में अगर हम बात करें, न्यू डेवलपमेंट बैंक, न्यू डेवलपमेंट बैंक आता है ब्रिक्स के अंदर। ब्रिक्स देशों के द्वारा, ब्रिक्स कंट्रीज के द्वारा, ये जो 5 कंट्री हैं ब्रिक्स की, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इनके द्वारा ये बैंक बनाया गया था डेवलपमेंट पर्पज़ के हिसाब से। और न्यू डेवलपमेंट बैंक की अगर हम बात करें, तो जुलाई 14 में, जुलाई 2014 में, जो कि 6th समिट था ब्रिक्स का, वहाँ पे डिक्लेरेशन साइन हुई थी, जिसको कहा जाता है फोर्टालेजा डिक्लेरेशन, फोर्टालेजा डिक्लेरेशन। ब्राज़ील के फोर्टालेजा में ये डिक्लेरेशन साइन हुई थी, इसलिए फोर्टालेजा डिक्लेरेशन कहा जाता है और इसको एनडीबी के बनाने के लिए ये डिक्लेरेशन साइन की गई थी 2014 में। उसके बाद जुलाई 2015 में, जुलाई 2015, जो कि ब्रिक्स का 7th समिट था, उसमें इसको फोर्स किया गया, शुरू कर दिया गया था। और एक्चुअली इसका जो आइडिया आया था ब्रिक्स बनाने का, वो 4th समिट में ही आ गया था, जो कि 2012 में हुआ था। और इसी में $100 बिलियन के पूल की बात की गई थी कि हम 100 बिलियन, $100 बिलियन का इसमें पूल रखेंगे इस बैंक में। दूसरी चीज, 11 मई 2015 को केवी कामत को इसका पहला हेड बनाया गया था। केवी कामत, जो कि इंडियन बैंकर हैं, उनको इसका पहला प्रेसिडेंट बनाया गया था। और 17 में, फेब 2017 में इसका हेडक्वार्टर एग्रीमेंट हुआ था। अब आप देख रहे होंगे कि 2016 का प्रश्न है, जो कि 2016 में पूछा गया है, और हेडक्वार्टर का जो एग्रीमेंट हुआ है कि हेडक्वार्टर संघाई में होगा इसका, ये एग्रीमेंट हुआ है 17 में, एग्जाम होने के बाद में। तो ऐसे में ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया, क्योंकि हेडक्वार्टर एग्रीमेंट 17 में हुआ था, लेकिन ये डिस्कशन की हेडक्वार्टर कहाँ होगा, ये 15 से चल रहा था, कंटिन्यूअसली चल रहा था, 14 से चल रहा था कि हेडक्वार्टर कहाँ होगा। चाइना की तरफ से भी कहा गया था, फिर कुछ देशों ने ऑब्जेक्शन भी उठाया था, फिर फाइनली ये डिसाइड हो गया कि संघाई में इसका हेडक्वार्टर होगा। तो इसका जो फॉर्मल एग्रीमेंट साइन हुआ था, वो 17 में साइन हुआ था। बाकी ऑलमोस्ट इनफॉर्मली डिसाइड हो गया था 16 में ही, 15 में ही, कि हेडक्वार्टर संघाई में होगा, संघाई चाइना में। तो इसलिए यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछ लिया। अभी के लिए एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि मई 2022 में, विगत वर्ष में, इसका जो रीजनल ऑफिस है एनडीबी का, एनडीबी का जो रीजनल ऑफिस है, इसको कहाँ पे खोला गया है, इसको खोला गया है गुजरात में। और ये जो गुजरात में रीजनल ऑफिस खोला गया एनडीबी का, ये जो फाइनेंसिंग करेगा किन प्रोजेक्ट की, इंडिया में जो प्रोजेक्ट एनडीबी के फाइनेंस किए जाएंगे वो, प्लस बांग्लादेश में, इन दोनों प्रोजेक्ट की जो फाइनेंसिंग होगी, ये रीजनल ऑफिस गुजरात से की जाएगी। ठीक है? तो ये मई 2022 में खोला है, इसको आप ध्यान रखिएगा। फिर अगर ये बात सबूत की, तो ये है सबूत, कैबिनेट अप्रूव्स एग्रीमेंट ऑन ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक, ये फेब 15 की न्यूज़ है। इसके अलावा ये मई 15 की न्यूज़ है, कामत टू हेड ब्रिक्स बैंक। उसके अलावा एआईबी विल नॉट नेगेटिवली इम्पैक्ट ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक चाइना। ठीक है? ये जुलाई 15 की न्यूज़ है, तो कंटिन्यूसली न्यूज़ में था।
इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था। उसके अलावा पीवाईक्यू पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है, ये अभी हमें हमें अब समझ में आएगा। 2015 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, जस्ट 1 साल पहले 2016 में पूछा था न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में, 2015 में पूछ लिया। द फोर्टलेजर डिक्लेरेशन इज रिसेंटली न्यू रिलेटेड टू द अफेयर्स ऑफ, किससे संबंधित है? अब इसमें जानने की जरूरत है कि ब्रिक्स से संबंधित है। हमने अभी देखा 2014 में फोर्टलेजर डिक्लेरेशन आई थी, 2014 में, जिसमें ये ब्रिक्स डेवलपमेंट जो एनडीबी था, साइन हुआ था। यूपीएससी ने एक क्लू और दिया था, इससे पहले 2014 में भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। और क्वेश्चन पूछा था ब्रिक्स के संदर्भ में कि ब्रिक्स के बारे में बताओ कि इसका पहला शिखर सम्मेलन 2009 में हुआ था, दक्षिण अफ्रीका अंत में शामिल हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से 2014 में, 2015 में, फिर 2016 में कंटिन्यूअसली यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, और इसलिए पीवाईक्यू देखना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि कोई चीज अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ब्रिक्स उस समय काफी इंपॉर्टेंट था, 2014 में नई सरकार आई थी और उन्होंने इस चीज को काफी प्रायोरिटी पे रखा था, इंडिया को ग्लोबल लेवल पे दिखाने के लिए और ब्रिक्स के जो अहमियत उसको बढ़ाने के लिए। तो इसलिए 2014 में, 15 में और फिर 16 में कंटिन्यूअसली क्वेश्चन यूपीएससी इधर पूछा गया। इसलिए पीवाईक्यू पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू डिस्कशन करके जाइए, क्योंकि पीवाईक्यू से कहीं ना कहीं या तो किसी ऑप्शन से आपका अगले साल का क्वेश्चन सही हो जाता है, या किसी क्वेश्चन से इनडायरेक्टली। ठीक है, तो इसलिए पीवाईक्यू को छोड़ के जाना एक सही राय नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, कभी कभी समाचारों में आने वाले गाडगिल समिति रिपोर्ट और कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट संबंधित है। अब देखिए, इस बारे में हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। कस्तूरी रंगन कमेटी रिपोर्ट गाडगिल, ये किससे संबंधित है? पश्चिमी घाटों के संरक्षण से। काफी ज्यादा न्यूज में था, कंटिन्यूअसली न्यूज में था, इसलिए ये पूछा गया था फाइटिंग ओवर। हुआ क्या था 2010 में, इसके बारे में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। 2010 में एक रिपोर्ट कमेटी बनी थी, इसका नाम है गाडगिल कमेटी। माधव गाडगिल की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी। कमेटी किस लिए बनाई गई थी? कि वेस्टर्न घाट में इको सेंसिटिव जोन का निर्धारण करना है। इको सेंसिटिव जोन, ताकि वहां पर इन्वायरमेंट के सस्टेनेबिलिटी के लिए, बायोडायवर्सिटी के लिए काम किया जा सके। ठीक है, इन्होंने एक रिपोर्ट दी। इन्होंने रिपोर्ट कब दी? गाडगिल कमेटी ने 2011 में इनकी रिपोर्ट आती है, और रिपोर्ट में ये पूरे वेस्टर्न घाट को बोल देते हैं कि इको सेंसिटिव जोन है। उसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कैटेगरी में बांट देते हैं। उसको लेके काफी ज्यादा विरोध होता है, क्योंकि जो लोग कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स में लगे हुए हैं, जो स्टेट्स लगे हुए हैं, उनको दिक्कत होती है। इस रिपोर्ट को दोबारा से स्टडी करने के लिए, कि इस रिपोर्ट को स्टडी करने के लिए फिर दोबारा से कमेटी बनाई गई। उस कमेटी का नाम था कस्तूरी रंगन कमेटी। ठीक है, और ये कमेटी कब बनी थी? ये कमेटी बनी थी अगस्त 2013 में। एक्चुअली ये कमेटी, गाडगिल कमेटी जो बनी थी, इसकी रिपोर्ट सरकार ने पब्लिश नहीं की थी। फिर दिल्ली हाई कोर्ट में पीआईएल डाल दी किसी ने, फिर दिल्ली हाई कोर्ट से ऑर्डर हुआ कि आपको रिपोर्ट शो करनी पड़ेगी, पब्लिश करनी पड़ेगी। ठीक है, पब्लिश करने के बाद सरकार ने जब ज्यादा विरोध हुआ तो कस्तूरी रंगन कमेटी बना दी अगस्त 2013 में। इसकी रिपोर्ट आती है, सॉरी, अगस्त 2012 में बनी थी ये। इसकी रिपोर्ट आती है अप्रैल 2013 में। ठीक है, फिर इस रिपोर्ट में बोलते हैं कि पूरे वेस्टर्न घाट को नहीं, 37% वेस्टर्न घाट को इको सेंसिटिव जोन बना दिया जाए। इस तरह से चलता रहता है। केरला में विरोध हो जाता है, फिर केरला में एक और कमेटी बनती है इस कमेटी के रिकमेंडेशन को स्टडी करने के लिए। तो ये कमेटी कमेटी चलता रहता है पॉलिटिशियंस का। ठीक है, तो इसलिए कंटिन्यूअसली ये न्यूज में था, 2010 से लेके कंटिन्यूअसली न्यूज में था। और यूपीएससी ने फिर 14 में क्वेश्चन इस पे पूछा भी, इको सेंसिटिव जोन से संबंधित। इको सेंसिटिव जोन क्या, इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन है? ठीक है, तो 2014 में यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा, और उसके बाद अब देखिए दोबारा से यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया 2016 में, 2 साल के बाद। सिंपल क्वेश्चन पूछा कि आप भूल तो नहीं गए गाडगिल समिति रिपोर्ट को या कस्तूरी रंगन समिति रिपोर्ट को, किससे रिलेटेड है? चाहता यूपीएससी इसमें काफी ज्यादा डिटेल में जा सकता था, इसकी रिकमेंडेशन को लेके कोई क्वेश्चन और स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा जा सकता है, लेकिन यूपीएससी ने सिंपल एक क्वेश्चन पूछा कि आप ये जानते हैं। तो इसलिए यूपीएससी बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाता प्रीलिम्स के क्वेश्चंस में, लेकिन वो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपसे एक्सपेक्ट करता है कि आपको इतना पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69। अब ये जो क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन है जो दिए जाते हैं आपकी नेगेटिव मार्किंग को बढ़ाने के लिए। ठीक है, इन तरह के क्वेश्चन को आपको बहुत ढंग से डील करने की जरूरत है, क्योंकि आप ये देखिए 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, टैबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन। इसमें कहा गया है केशव चंद्र सेन का संबंध उपयुक्त में से किससे? मोस्टली लोगों को पता होगा कि इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन से केशव चंद्र सेन का संबंध है, तो इसलिए तीसरा सही हो गया। अब आप देखिए 3 चारों में है, मतलब यूपीएससी ये तो नहीं जानना चाह रहा आपसे कि इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन आप जाना है, यूपीएससी इन दोनों को जानना चाह रहा है। और ये दो वो चीज है जो, ऐसा नहीं है कि कई के लोगों ने पढ़ी नहीं होगी, हो सकता है बहुत सारे लोगों ने, कुछ लोगों ने पढ़ भी ली हो, कहीं न कहीं किसी ऑप्शनल के जो कुछ एस्पिरेंट होंगे, उसने उन्होंने कहीं ऑप्शनल के किसी बुक में पढ़ ली हो। क्योंकि यूपीएससी कई बार इस तरह के क्वेश्चन्स देता है जो कन्फ्यूजिंग होते हैं। जैसे एक बार बोधिसत्व को लेके या बुद्धिज़्म को लेके क्वेश्चन पूछा गया, और वो कहीं नहीं मिलता। वो मिलता है ए एल वैश्यम की किताब है, ए एल वैश्यम।
द वंडर दैट वाज इंडिया। द वंडर दैट वाज इंडिया। केवल उस बुक में वो क्वेश्चन मिलता है बुद्धिज्म वाले चैप्टर में। तो अब इसका मतलब ये तो है नहीं कि हमें एल बशम भी पढ़नी पड़ेगी, नहीं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि इस तरह के जब क्वेश्चन आते हैं, तो या तो आप उसको अपनी अप्लाइड नॉलेज से या किसी एलिमिनेशन मेथड से सही कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते तो हाथ जोड़ के आगे निकलिए, क्योंकि ये क्वेश्चन वो होते हैं जो केवल ये चेक करने के लिए आते हैं कि आपके अंदर कितना रेजिस्टेंस है, कितना आप इस चीज़ को अपने ईगो पे ले जाते हैं या उसको जाने देते हैं, मूव ऑन करते हैं उससे आगे। क्योंकि हर क्वेश्चन हमें कुछ नहीं करना है, ठीक है? नेगेटिव मार्किंग का कॉन्सेप्ट इसलिए है कि हमें सारे 100 के 100 क्वेश्चंस नहीं करने हैं। अगर आपको आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं होते, 4 से 5 मैक्स। मैक्स 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन हर साल हर पेपर में होंगे, जो आपको लगेगा कि ये शायद कहीं सुना नहीं, कभी पढ़ा नहीं। बिल्कुल लोड नहीं लेना, हम उन 95 क्वेश्चन में खेल सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ना ही, अगर आपको आता है, आपने कहीं पढ़ा है, किसी तरह से आप कंक्लूजन पहुँच पा रहे हो और सही कंक्लूजन पहुँच पा रहे हैं, तो बिल्कुल रिस्क लेनी चाहिए, बिल्कुल नो डाउट। लेकिन जब हमें केवल एक ही ऑप्शंस पता है और वो ऑप्शन तीनों में है, तो उसको पता होना, नहीं पता होने का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें ये 2 चीज़ नहीं पता है, बिल्कुल नहीं सुनी है, तो ठीक है। फिर उसके बाद इनमें से एक भी चीज़ अगर हमने कहीं पढ़ी है किसी भी तरीके से, तो फिर रिस्क लेना सही है, नहीं तो इसको आगे छोड़ के जाना ही सही है। इसके बारे में बात कर लेते हैं। कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी की बात करें, तो राजा राम मोहन राय के द्वारा ये बनाई गई थी, कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी। इसके जो फाउंडर थे वो थे राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय ने पहले आठवीं सभा बनाई 1814 में, उसके बाद उन्होंने हिंदू कॉलेज बनाया, उसके बाद 1821 में, 1821 में उन्होंने कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी बनाई, राजा राम मोहन राय। उनके साथ थे एक विलियम विलियम एडम। इन दोनों ने मिलके ये कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी बनाई थी, और ये मेनली रिलीजियस मोनोइथिज्म के एक ईश्वर की बात करना और इस तरह से उस पे रिलेटेड थी। उसके बाद ब्रह्म समाज बनाया, आदि ब्रह्म समाज बनाया बनाया। और केशव चंद्र सेन राजा राम मोहन राय के इसी ब्रह्म समाज में आते हैं 1857 में। और उसके बाद वो ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया बनाते हैं 1868 में। ये टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन बनाया था केशव चंद्र सेन ने, ठीक है। और ये एक तरीके का ये था, हिंदू टेम्पल और चर्च को ये था टेबरनेकल ऑफ डिस्पेंसन, जिसको उन्होंने भारतवर्षीय ब्रह्म मंदिर नाम दिया था। और इसमें इसका जो आर्किटेक्चर था वो चर्च प्लस जो इंडियन टेम्पल्स होते हैं उसका मिश्रण था। एक्चुअली 1867 में 1870 में ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे क्रिश्चियन रिलीजन से, और उसको लेके ये मोनाथिज़्म की बात करते थे केशव चंद्र सेन, और उसी रिलीजन उसी धारणा पे सुधार की बात करते थे, और उसको लेके इन्होंने चर्च और टेम्पल के मिश्रण को लेके इस तरह का एक ये बनाया था टेबरनेकल ऑफ डिस्पेंसर, इसको कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है 2 और 3 बी, ठीक है। और ये केशव चंद्र सेन ने बनाया था टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसन। और उसके बाद फिर केशव चंद्र सेन वाले जो भारत समाज ऑफ इंडिया था उसमें भी फिर डिस्प्यूट हुआ, फिर उससे निकल के आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री ने साधारण ब्रह्म समाज बनाया। साथ ही इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की बात करें तो आईआरए जो इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन है, ये रिफॉर्म के लिए बना था कि इंडियंस को एजुकेशन दी जाए चीपेस्ट रूप से, उनको रिफॉर्म के लिए लाया जाए। 1870 में बनाया गया था, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने सोशल मोरल रिफॉर्म के लिए नेटिव इंडियंस में इसको प्रमोट करने के लिए एक बहुत चीपेस्ट मैगजीन में निकाली थी, इसका नाम था सुलभ समाचार। सुलभ समाचार, ठीक है। सुलभ उसको बोलते हैं जो इजीली अवेलेबल हो, ठीक है, हिंदी भाषा में, तो उससे निकाल के बनाया था सुलभ समाचार, और बहुत चीपेस्ट था, 1 पैसे का ये पेपर था, 1 पैसे में। और काफी ज्यादा बिकता था, क्योंकि इसमें, और इनका इंडियन रिफॉर्म का एसोसिएशन का यही उद्देश्य था कि इतना सस्ते में हमको न्यूज़पेपर या पढ़ने की सामग्री देनी है इंडियंस को, ताकि उनकी नॉलेज बढ़े, एजुकेशन बढ़े, ठीक है, वो थोड़ा सा अवेयर हो पाए चीजों को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से कौन खाड़ी सहयोग परिषद का सदस्य नहीं है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का। अब ये इतना प्यारा क्वेश्चन था, 4 ऑप्शंस इसमें दिए गए। यूपीएससी ने बहुत सिंपली आपसे सिंपल सी चीज पूछी कि इन चारों में से कौन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल का सदस्य नहीं है। गल्फ से हमको ये याद आ जाता है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल में सऊदी अरब के द्वारा ये शुरू किया गया था, ठीक है। अब ओमान है, कुवैत है, ईरान है। यूपीएससी यहाँ पे एक्सपेक्ट करता है कि आपको गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जो कि न्यूज में थी, इसीलिए क्वेश्चन पूछा गया था, न्यूज में थी, ठीक है। तो न्यूज में थी, आपने पढ़ा हो नहीं पढ़ा हो कोई बात नहीं। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बारे में आपको ये पता होना चाहिए, गल्फ कंट्रीज का ये एक ऑर्गेनाइजेशन, सऊदी अरब इसको लीड करता है, गल्फ कंट्री, ठीक है। अब इसमें ओमान है, कुवैत है, ईरान है। अब देखिए यहाँ पर ईरान दिया गया। यूपीएससी आपको इस ऑप्शन की जगह अगर यहाँ पर यमन दे देता, तो कितना कंफ्यूजिंग होता है, यमन, ओमान और कुवैत में से। पर यूपीएससी इस तरह से नहीं करता, यूपीएससी चाहता है कि आप इसका आंसर दो। उन्हें केवल एक रीजन चाहिए कि वो आपको क्यों सेलेक्ट करें, और वो रीजन है ये, ठीक है।
आपको गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर नहीं पता, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपको ये पता है कि सऊदी अरबिया इसको लीड करता है, गल्फ ऑपरेशन काउंसिल सऊदी अरबिया ऑब्वियसली होगा। और जिस ऑर्गेनाइजेशन में सऊदी अरबिया होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन में ईरान हो सकता है। यही लॉजिक था। नहीं तो ईरान की जगह यहाँ पर यमन हो जाता, यहाँ पे इराक हो जाता। ठीक है। और ईरान गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल सदस्य नहीं है, इसकी जगह ईरान गलत है। तो इस तरह से यूपीएससी कई बार क्लू भी देता है, सऊदी अरब और ईरान के बीच में किस तरह का रिश्ता है ये सबको पता है। और ये अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए देशों के बारे में। ठीक है। और ये कंटिन्यूसली न्यूज में रहता है, ये बहुत बेसिक चीज है कि सऊदी अरब ईरान के बीच में, चाहे वो रिलीजियस डिस्प्यूट हो, शिया सुन्नी वाला मैटर हो, या उसके अलावा मुस्लिम वर्ल्ड में अपनी डोमिनेंस को लेके सऊदी अरब वर्सेज ईरान हमेशा से रहा है और आज तक रहता है। ठीक है। तो इसलिए सऊदी अरब जिस ग्रुपिंग में है और जिस ग्रुपिंग को सऊदी अरब हेड कर रहा है, जिस ग्रुपिंग को सऊदी अरब एक्चुअली फाउंड कर रहा है, उसमें ईरान तो कम से कम नहीं हो सकता। तो इसका जो सही आंसर है कि कौन सदस्य नहीं है, ईरान। और यूपीएससी ने इसीलिए ये क्लू दिया गया था, यूपीएससी यहाँ पर किसी और देश का नाम लिख सकता था जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के आसपास हो, और फिर इतना कंफ्यूजिंग हो जाता है कि आपके लिए वो फिर जरूरी था कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के एक एक सदस्य का आपको नाम पता हो। लेकिन यूपीएससी भी इस चीज को समझता है कि एक एक सदस्य का नाम नहीं पता हो सकता, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, एस्पिरेंट के लिए इतना मुमकिन नहीं है कि वो सब कुछ जान ले। लेकिन यूपीएससी ये जानता है कि आपको सब कुछ नहीं जानना, पर आपको अपनी जो नॉलेज है उसको अप्लाइड तो करना है कहीं ना कहीं। तो अप्लाई नॉलेज यही थी कि सऊदी अरबिया ईरान एक साथ नहीं हो सकते, सऊदी अरबिया अगर इसमें है तो इसमें कौन नहीं होगा, ईरान नहीं होगा। सिंपल। ठीक है। गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बारे में अगर बात करें, तो ये पॉलिटिकल इकोनॉमिकल यूनियन है। ठीक है। 6 देशों की, कौन कौन से देश है, सऊदी अरब है, ओमान है, यूएई है, कतर है, बहरीन है, कुवैत है। ठीक है। ईरान यहाँ पड़ता है, इराक ये है, यमन ये है, यमन भी नहीं है, इराक भी नहीं है, और इसमें ईरान भी नहीं है। ठीक है। 6 देश है। पॉलिटिकल इकोनॉमिक यूनियन है। कब बनी थी, 1981 में। हेडक्वार्टर कहाँ है, सऊदी अरब में, रियाद में। जितने भी 6 देश हैं, ये कौन है, मोनार्की हैं सारी। कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हैं, कुछ एब्सोल्यूट मोनार्की हैं। और साथ ही बात करें तो इंडिया, इंडिया और गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, इन दोनों का इंडस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस चलती है, इंडस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस, जो कि पहली हुई थी 2004 में, उसके बाद हुई 2006 में, उसके बाद हुई 2007 में, और जो फोर्थ इसकी मीटिंग हुई थी, ये हुई थी 2015 नवंबर में। इस वजह से भी न्यूज में था गल्फ ऑपरेशन काउंसिल। ठीक है। दूसरी चीज, ये पर्शियन गल्फ है, तो पर्शियन गल्फ वाली इन कंट्रीज को बोला जाता है गल्फ कंट्रीज। ठीक है। और ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के द्वारा एक आर्मी, मिलिट्री आर्म भी है इनकी, इसको बोला जाता है पेनिनसुला शील्ड फोर्स, पीएसएफ। ये इनकी आर्मी है, मिलिट्री आर्मी। और इसके अलावा इन्होंने एक अपनी कॉमन करेंसी, जैसे ईयू की तरह इन्होंने एक कॉमन करेंसी की बात की थी, जिसको नाम दिया गया खलीजी, कि हमारी एक कॉमन करेंसी होगी, लेकिन इस पे ज्यादा एग्रीमेंट हो नहीं पाया, और फाइनली ये खलीजी, मतलब ये कॉमन करेंसी वाली बात थी, ये उतनी ज्यादा चली नहीं। ठीक है। स्वराज पुशेस फॉर इंडिया जीसीसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, ये अक्टूबर 15 की न्यूज है। एक्सप्लॉइटिंग ऑफ लुक वेस्ट पॉलिसी, क्योंकि नरेंद्र मोदी का उस टाइम यूएई का दौरा होता है, लुक वेस्ट पॉलिसी की बात करते हैं, गल्फ कोऑपरेशन जो कंट्रीज है उनसे संबंध बढ़ाने की बात की जाती है। तो इस वजह से कंटिन्यूसली न्यूज में था, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब इस क्वेश्चन में बस आपको देख, मैंने बताया आपको ईरान सऊदी अरबिया, तो इस क्वेश्चन में आंसर पे पहुंचने के लिए आपको थोड़ा सा अप्लाइड नॉलेज बैक का लगाना पड़ेगा कि इन देशों के बीच में क्या रिलेशन है, और उसी से ये क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए क्लू समझना बहुत जरूरी है कि क्या यूपीएससी क्लू दे रहा है, और उस क्लू के हिसाब से, और ये क्लू कब समझेंगे आप, जब उसको अप्लाइड करेंगे, तो इसलिए पीवाईक्यूज देखना, चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71। सरकार की संप्रभु स्वर्ण बॉन्ड योजना, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम, और एक गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम, इनके क्या उद्देश्य है। सॉरी, इसमें कहा गया है टू ब्रिंग द आइडल गोल्ड लाइंग विद इंडियन हाउस होल्ड इन टू द इकोनॉमी। तो भारतीय गृहस्थों के पास निष्क्रिय स्वर्ण पड़ा है, उसको अर्थव्यवस्था में लाना। हम हमारे घरों में देखते हैं कि इतना सारा सोना तो उंगली और गलों में ही पड़ा है, उसके अलावा बाकी लोकर में पड़ा है। तो इस सारे पड़े हुए सोने को, जो कि हमारे लिए इंपोर्ट बिल बढ़ाता है हमारे देश का, ठीक है, उसको किसी के तरीके से हम फॉर्मल इकोनॉमी में ला सकें, उसके लिए स्कीम लाई गई थी। ठीक है। दूसरा है स्वर्ण एवं आभूषण के क्षेत्र में एफडीआई को प्रोत्साहित करना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को। तीसरा है स्वर्ण आयात पर भारत की निर्भरता में कमी लाना। तीसरा स्टेटमेंट आप देखिए, ऑब्वियस सी बात है, हर कोई सरकार या कभी भी हमारा यही उद्देश्य रहेगा, नॉर्मली एज ए ब्यूरोक्रेट भी आप सोचे तो ये पॉलिसी, कोई भी पॉलिसी किसी भी तरह की बनाई जाए, उसमें ये वाला चीजें कॉमन होगी कि हमें इंडिया की इंडिपेंडेंस कम करनी है गोल्ड इंपोर्ट पे, ऑब्वियस सी बात है, सही आंसर है। ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन बचते हैं 2 3 1 3 1 2 3।
बात करें टू ब्रिंग द आइडियल गोल्ड, ऑब्वियस सी बात है, हर कोई सरकार, हर कोई पॉलिसी मेकर यही चाहेगा कि जो इतना सारा सोना जो कि बिल्कुल आइडल पड़ा है, बिल्कुल निष्क्रिय पड़ा है, इनएक्टिव रूप में पड़ा है, उस किसी न किसी तरह से अगर हम फॉर्मल इकोनॉमी में जोड़ पाएँ, कितना भी परसेंटेज, चाहे थोड़ा ही जोड़ पाएँ, तो वो फ़ायदा ही करेगा देश की इकोनॉमी के लिए। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। समझता है 1 3 1 2 3। स्वर्ण आभूषण के क्षेत्र में एफडीआई को प्रोत्साहित करना, ये इसका उद्देश्य नहीं था इस स्कीम का। ठीक है, इसका आंसर है 1 एंड 3 सी। बात करें गोल्ड बॉन्ड स्कीम की। गोल्ड बॉन्ड स्कीम, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम आई थी 2015 में, इसलिए न्यूज़ में भी थी, पूछा भी गया। और इसका पूरा काम था कि जो फिजिकल गोल्ड है, ठीक है, इसकी डिमांड को हम कम करें। ठीक है, गवर्नमेंट का एक एक्ट चलता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एक्ट 2006। इसके तहत सिक्योरिटीज जारी की गई। ठीक है, आरबीआई की तरफ से जारी होती है ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, और इसीलिए इन सिक्योरिटी जारी किया गया है। फिजिकल गोल्ड की जगह आप बॉन्ड में शेयर में, आपको गोल्ड में अगर इन्वेस्ट करना है, उससे अच्छा है आप बॉन्ड में इन्वेस्ट कीजिए। आप बॉन्ड खरीदिए और उतना ही रिटर्न आपको देंगे, फिक्स एक रिटर्न कर दिया गया। इसके अलावा गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम चलाई सरकार ने। गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम क्या थी कि आपके पास जो गोल्ड पड़ा है घर पे, आइडल गोल्ड पड़ा है, आप इसको डिपॉजिट कीजिए। ठीक है, और उसके बाद उस पे एक इंटरेस्ट आपको कमाइए, इंटरेस्ट मिलेगा आपको कमाने को, अर्न इंटरेस्ट। ठीक है, और उसके लिए सरकार ने फिक्स कर दिया कुछ कुछ कि अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए करते हैं तो वो आपको 2.25% इंटरेस्ट मिलेगा, लॉन्ग टाइम के लिए करते हैं तो 2.5% इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, ताकि जो गोल्ड आइडल पड़ा है घरों में उसको मोबिलाइज किया जा सके, बाहर लाया जा सके। तो गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम इसके लिए थी। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम इसके लिए थी कि बॉन्ड के रूप में आपको अगर गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, उससे अच्छा आप बॉन्ड में इन्वेस्ट कीजिए, और जितना रिटर्न गोल्ड में मिलता है उतना ही बॉन्ड में आपको मिल जाएगा, इस तरह से। एक स्कीम चलाई थी इंडियन गोल्ड कॉइन की। ये 3 स्कीम चलाई थी एक्चुअली। इंडियन गोल्ड कॉइन, ठीक है, कि एक गोल्ड कॉइन बना दिया जाए इंडियन का। और बजट आया था 2015-16 में, उसमें भी इसको डिस्कशन किया गया था, उसमें इसको अनाउंस किया गया था, इसलिए कंटिन्यूअसली ये न्यूज़ में थी। इसलिए क्वेश्चन पूछा गया, द सम ऑफ 3 न्यू गोल्ड स्कीम, नवंबर 15, यूनियन बजट 2015-16 प्रपोजेज स्टेप टू मोनेटाइज गोल्ड कंटेंट इंपोर्ट्स, पीएम लॉन्चेस 3 गोल्ड स्कीम। ठीक है, कंटिन्यूअसली नहीं था, ठीक, इसलिए सिंपल सा क्वेश्चन, मतलब आपने इसको एक बार भी पढ़ा हो तो इजीली आंसर इसका किया जा सकता है कि किस लिए थी। और यूपीएससी ने सिर्फ यही जानना चाहा है इसमें कि आप इसके बारे में थोड़ा सा जानते हो, बहुत ज्यादा डिटेल में यूपीएससी ने नहीं पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72। कभी कभी समाचारों में आने वाला बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव किसके मामलों में संदर्भ आता है? तो इतना इजी क्वेश्चन कुछ हो सकता है कि किसके, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव किससे रिलेटेड है? ठीक, चाहता यूपीएससी तो इसी क्वेश्चन को बहुत ज्यादा कर सकता था, कंफ्यूजिंग कर सकता था, दो स्टेटमेंट देके इसके अंदर की कुछ डिटेलिंग पूछ सकता, सिंपल सी चीज पूछी, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव रिलेटेड टू विच कंट्री, ठीक है, या विच ऑर्गेनाइजेशन। तो सीधी सी बात है, चाइना से रिलेटेड है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ये है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये बनाया गया था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव चाइना के द्वारा। ठीक है, और इसको वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव भी कहा गया बाद में, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बी आर आई, बाद में इसको कहा गया वन बेल्ट वन रोड। ठीक है, एक्चुअली होता क्या है, नवंबर 2012 में, 2012 में जो शी जिनपिंग है, जो अभी चाइना के प्रेसिडेंट है, ये जनरल सेक्रेटरी थे कम्युनिस्ट पार्टी के। ठीक है, और 2013 में, 2013 मार्च में ये प्रेसिडेंट बनते हैं चाइना के। ठीक है, और ये एक्चुअली वाइस प्रेसिडेंट थे 2008 से लेके, शी जिनपिंग 2008 से लेके 2013 तक चाइना में वाइस प्रेसिडेंट भी थे। ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट रहते हुए ये फॉरेन कंट्रीज में काफी जाते थे, और इनका मेनली डिप्लोमेसी में काफी ज्यादा मेजर कंट्री डिप्लोमेसी चलाते थे, जिसमें इनका कहना था कि जो यूएसए का मार्शल प्लान चला था, यूएसए का 1948 में मार्शल प्लान लाया था यूएसए, किस लिए, जो वेस्टर्न यूरोप की कंट्रीज हैं इनको कम्युनिज्म से, सोशलिज्म से अलग करना और इनको डेवलप करने के लिए पैसा काफी ज्यादा फंड प्रोवाइड कराए गए। इसी को लेके शी जिनपिंग की एक पॉलिसी थी मेजर कंट्री डिप्लोमेसी, कि हमें मेजर कंट्री डिप्लोमेसी के तहत और देशों को फंडिंग करनी है और उनको अपने घेरे में लाना है किसी न किसी तरीके से अपने फायदे के लिए। 2013 मार्च में प्रेसिडेंट बनते हैं, और प्रेसिडेंट बनने के बाद जो इनका पेट प्रोजेक्ट था, ये शी जिनपिंग का मेन प्रोजेक्ट था, 2013 में इसको शुरू करते हैं, वन बेल्ट वन रोड, जिसको बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहा जाता है। ठीक है, और आज तक अगर बात करें टिल नाउ, 151 देशों के साथ ये साइन कर चुके हैं एग्रीमेंट, वन बेल्ट वन रोड का भी, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव रिलेटेड। ठीक है, और 2013 में इसको अडॉप्ट किया चाइना ने, और 2013 में जैसे ही अडॉप्ट किया, 2016 में क्वेश्चन पूछा गया क्योंकि कंटिन्यूअसली न्यूज में था और आज तक न्यूज में है। ठीक है, 2018 में इसको अपने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को चाइना ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी डाल दिया। ठीक है, उसमें भी इनकॉर्पोरेट कर दिया, और इनका टारगेट है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का 2049 तक, 2049, जो कि
1949 के बाद चाइना की 100 साल हो जाएंगे। कब तक इसको कंप्लीट करना है इनको, ये इनका टारगेट है 2019 49 तक, ठीक है, 2049 तक। ये था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिस उसी का एक पार्ट है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि भारत के हिस्से से निकलता है, पीओके वाले हिस्से से, ठीक है। उसी में चाइना वेस्ट एशिया से वेस्ट सेंट्रल एशिया वेस्ट कॉरिडोर, उसका न्यू यूरेशियन लैंड ब्रिज, चाइना मंगोलिया रशिया, जिसमें मंगोलिया से होकर रशिया तक पहुंचना है। उसके बाद चाइना इंडो चाइना, उसके बाद ये वाला कॉरिडोर चाइना बांग्लादेश इंडिया कॉरिडोर, ठीक है, जिसमें म्यांमार से होते हुए कंटिन्यूअसली, ये चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का क्या लक्ष्य है। अब इसमें सिंपल सा, मुद्रा योजना के बारे में क्या डिटेलिंग है, नहीं सिंपल, क्या आप जानते हैं मुद्रा योजना के बारे में, सिंपल सा पूछा गया है। लघु उद्यमियों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाना, ब्रिंगिंग द स्मॉल एंटरप्रेन्योर इनटू फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम। दूसरा है लोन देना पुअर फार्मर्स के लिए, तो पुअर फार्मर्स के लिए नहीं है। दूसरा है पेंशन देना ओल्ड एंड डेस्टिट्यूट पर्सन के लिए, तो पेंशन के लिए नहीं है ये। फोर्थ कहा गया फंडिंग द वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व इन द प्रमोशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट, उसके लिए भी नहीं है। इसका सही आंसर है वो है ए, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना इसीलिए आई थी। ये देखिए न्यूज में कंटिन्यूसली रहा है, जनवरी 16 प्रधानमंत्री मुद्रा योजना उसी टाइम लॉन्च हुई थी, जनरेटेड 1.12 करोड़ नेट एडिशनल एम्प्लॉयमेंट 2015 से 18। मुद्रा योजना लाई गई थी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है। और ये आई थी कब, अप्रैल 2015 में, और इसलिए 2016 में क्वेश्चन पूछा गया। और इसमें मुद्रा का नाम था माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी, जिसमें ये कहा गया था कि हम 10 लाख रुपए तक के लोन देंगे, अप टू 10 लाख रुपए तक के लोन दिए जाएंगे। और लोन किसको दिए जाएंगे, बैंक्स के द्वारा दिए जाएंगे। पहली बात तो कौन सा बैंक, आरआरबी हो गए, कॉमर्शियल बैंक हो गए, स्मॉल फाइनेंशियल बैंक्स हो गए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गई, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस हो गए, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस हो गए। ये सब बैंक लोन दे सकते हैं, 10 लाख रुपए तक का लोन देना है। लोन किसको देना है, लोन देना है नॉन कॉर्पोरेट को, ठीक है, नॉन फार्म स्मॉल माइक्रो फाइनेंस में। और ठीक है, 3 तरह के लोन दिए जाते थे, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु कौन सा, मतलब चाइल्ड वाला, जिसमें 50,000 तक का लोन। किशोर कौन सा, मतलब एडोलसेंट जिसको कह सकते हैं, युवा, ठीक है, 5 लाख तक का लोन। और तरुण मतलब मैच्योर स्टेज, इसमें 10 लाख रुपए तक का लोन। और ये लोन दिया जाएगा उनको अपने बिजनेस शुरू करने के लिए, छोटी चीजों को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। और 2015 में ये शुरू किया गया, तो इसलिए क्वेश्चन पूछा गया कोलेट्रल फ्री लोन होगा। कोलेट्रल फ्री का मतलब है आपको इसके लिए कोई भी अपनी चीजें गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और मेनली न्यू एंटरप्राइजेज को फोकस करता था कि नई लोग नई उद्यम को शुरू करें, किसी तरीके से छोटा उद्यम हो जो बड़ा उद्यम हो शुरू करें। 2016-17 में, 16-17 में एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो एक्टिविटीज है उसको भी इसमें ऐड कर दिया गया। पहले इसमें नहीं ऐड किया गया था, लेकिन बाद में कर दिया गया। उसके बाद 2017-18 में ट्रैक्टर्स को, टिलर्स को भी इसमें डाल दिया गया। 18-19 में इसमें टू व्हीलर जो कॉमर्शियल पर्पज से यूज किए जाते हैं उसके लिए भी इस लोन को दिया जाने लगा। और 2023 में अभी एक रिपोर्ट आती है जिसमें कहा गया है, ये 2023 की रिपोर्ट है, 6 फरवरी 2023 की, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जनरेटेड एक 1.25 करोड़ नेट एडिशनल एम्प्लॉयमेंट बिटवीन 2015 से 2018। तो इसको याद रखिएगा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की वजह से 1.25 करोड़ नेट एडिशनल एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है 2015 से 18। ये मिनिस्ट्री ने बकायदा लोकसभा में इसका जवाब दिया था, उसमें ये डेटा उन्होंने कोट किया था। तो इसका आंसर हमने देख लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें किनमें शेल गैस के संसाधन पाए जाते हैं। कैम्बे बेसिन, कावेरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, ठीक है। इसका जो आंसर है वो है डी, 1 2 3, तीनों ही सही है। शेल गैस की अगर हम बात करें, शेल गैस, तो शेल गैस की अगर हम बात करें, तो पहला जो शेल गैस का एक्सप्लोरेशन इंडिया में हुआ था, वो हुआ था, एक जगह है जम्बूसर, ठीक है। और जम्बूसर कहाँ पर है, गुजरात में। यहाँ पे पहला एक्सप्लोरेशन शेल गैस के लिए किया गया था, ठीक है। और ये कब किया गया था, ये किया गया था अक्टूबर 2013 में, अक्टूबर 2013 में, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम, उन्होंने परमिशन दे दी थी एक्सप्लोरेशन के लिए, ठीक है, अक्टूबर 2013 में। और पहला शेल गैस का एक्सप्लोरेशन किया गया जम्बूसर गुजरात में, कहाँ पर, कैम्बे बेसिन में, खंबात की खाड़ी जिसको कहा जाता है, ठीक है। इसमें कहा गया है कि 20 टन के आसपास, 20 टन मैट्रिक इस तरह की शेल गैस यहाँ पे फॉर्मेशन पाई गई। शेल गैस क्या है, नेचुरल गैस है, जो कि नेचुरल गैस कहाँ मिलती है, जो शेल रॉक फॉर्मेशन है
इसके अंदर दबी हुई होती है, ठीक है? और ओएनजीसी के द्वारा इसका एस्टीमेट लगाया गया था कि भारत में लगभग 500 से लेके 2000 टन क्यूबिक मीटर शेल गैस अवेलेबल है, ठीक है? और जो ओल्डर शेल वेल्स होते हैं, जो कुएं होते हैं शेल के पुराने वाले, वो वर्टिकली उनमें एक्सप्लोर करना पड़ता है, जनरली में नहीं करना होता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस एक्सप्लोरेशन के बाद जब रिसर्च कंप्लीट हुई, तो 6 बेसिन्स को नामजद किया शेल गैस के लिए। उसमें एक था केम्बे, खंबात की खाड़ी केम्बे बेसिन, उसके बाद था गोदावरी बेसिन, उसके बाद था कृष्णा गोदावरी बेसिन, ओह सॉरी ये गोंडवाना बेसिन था, गोंडवाना, ये कृष्णा गोदावरी बेसिन, उसके बाद कावेरी बेसिन, उसके बाद था इंडो गैंगेटिक, और फाइनली था असम अराकान वाला, असम अराकान बेसिन। इस तरह से 6 बेसिन की बात की गई, ठीक है? तो ये 6 बेसिन कौन कौन से थे? ये केम्बे बेसिन गुजरात में, कृष्णा गोदावरी बेसिन, ये दामोदर वैली गोंडवाना बेसिन, इसके अलावा ये कावेरी बेसिन हो गया, इसके अलावा ये असम अराकान बेसिन, और ये गंगा बेसिन। कन्वेंशनल जो अनएसोसिएटेड गैस होती है उसको इस तरह से एक्सप्लोर किया जाता है, लेकिन जो सेल गैस होती है एक्चुअली, ठीक है, तो वो क्या है, रॉक फॉर्मेशन में होती है और काफी ज्यादा डीप होती है, तो उसको निकालने के लिए जैसे कोलवेट मिथेन तो यही मिल जाता है ऊपर, कन्वेंशनल जो एसोसिएटेड गैस है ऑयल है वो यहाँ मिल जाते हैं इम्परवेल सील रॉक में। सेल गैस काफी डीपली मिलती है, ओरिजेंटल वेल होते हैं उनमें ये दिक्कत होती है, जो वर्टिकल वेल होते हैं उनमें काफी दिक्कत होती है। तो इस तरह से इसको एक्सप्लोर करना पड़ता है, ना कि सीधे। काफी ज्यादा मशक्कत इसमें आती है, इसलिए ये काफी ज्यादा कॉस्टली भी होता है सेल गैस को निकालना। क्वेश्चन पूछा गया, ये लिखिए। अप्रैल 16 की न्यूज है, ओएनजीसी टू ड्रिल 17 एक्सप्लोरेटरी वेल्स फॉर शेल गैस ऑयल, मेक इन इंडिया ऑफर्स ह्यूज स्कोप एंड स्केल इन ऑयल एंड गैस, ठीक है? जून 15, ओएनजीसी ड्रिल मोर वेल्स इन केम्बे टू एक्सप्लोर शेल गैस, ठीक है? ये न्यूज है 14 की। सेल गैस पॉलिसी ए गेम चेंजर और स्पॉइलर, जुलाई 13 की। तो 13 से जब से इसमें सेल गैस एक्सप्लोरेशन हुआ, कंटिन्यूसली क्वेश्चन पूछा गया। और इससे पहले यूपीएससी ने प्रिडिक्शन दिया था कि हम इसमें पूछ सकते हैं, कैसे? 2014 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था, 14 में। क्वेश्चन क्या था? कोलवेड मिथेन के बारे में और सेल गैस के बारे में, ठीक है? इनके बारे में 2 स्टेटमेंट दिए गए थे। अब ये 2 स्टेटमेंट देने के बाद 2014 का अगर पीवाईक्यू पढ़ते, अगर रिवाइज किया जाता, तो सेल गैस को भी पढ़ा जाता। सेल गैस को पढ़ा जाता तो ये भी देखा जाता कि उसके कहाँ-कहाँ सेल गैस के एक्सप्लोरेशन साइट्स हैं, कौन-कौन सी चीज़ों को यूपीएससी ने, वो सॉरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सप्लोर करने के लिए मार्क किया है कि यहाँ पे सेल गैस फॉर्मेशंस पाए जाते हैं, कितने वो एरिया हैं। अगर ये सब चीज़ पढ़ी जाती, ठीक है? अब देखिए क्वेश्चन पूछा गया था 2014 में, भारत में कोयला संस्तर मेथन स्रोत बहुतायत में, किंतु अब तक शेल गैस के स्रोत नहीं पाए गए, ठीक है? 2013 में हमने देखा एक्सप्लोरेशन हुआ था, इसलिए ये क्वेश्चन 14 में पूछ लिया, और 14 के बाद क्वेश्चन पूछ लिया 16 में, ठीक है? तो इसलिए पीवाईक्यू पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर उसके बाद वही वाली बात होती है एस्पिरेंट की तरफ से कि कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा। थोड़ा सा अवेयर हुई है, अवेयर होने के बाद चीजों को देखिए, और इजीली क्वेश्चन सोल्व होता है, ठीक है? तो इसलिए भाई कुछ जरूर देखना चाहिए, नहीं देखोगे तो फिर यूपीएससी इसी तरह से रिएक्ट करेगा कि क्या कर रहा है तू, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 75। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की जाती है? यूरोपियन सेंट्रल बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, आईबीआरडी, ओईसीडी। इसका सही आंसर है वो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, आईएमएफ। आईएमएफ जारी करता है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। इस तरह से होती है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, और इसमें मेनली एश्योरमेंट दिया जाता है ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम है उसके बारे में, जो उसकी रिस्क है ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम की, उसमें कितनी रिस्क है, कितनी अनस्टेबिलिटी चल रही है, उसके बारे में रिपोर्ट होती है, कंट्री बाय कंट्री रिपोर्टिंग की जाती है इसमें, ठीक है? और 2014 में 14 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के बारे में, ठीक है, कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन निकालता है। और अब इसीलिए अगर इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी कंटिन्यूसली पूछ रहा है, रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता ही है यूपीएससी, ठीक है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक पे ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने 14 में कि वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक कौन निकालता है? आईएमएफ निकालता है। तो आपको जब ये पता हो उसी टाइम अगर वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक पढ़ा जाता, साथ ही देख लिया जा सकता है पीवाईक्यू में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अलावा आईएमएफ क्या क्या निकालता है। इस तरह क्वेश्चन सोल्व किए जा सकते हैं, उस चीजों को पीवाईक्यूज के रूप में पढ़ के हम ज्यादा अच्छे से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 है, तक जो हमने क्वेश्चन सोल्व किए ये पिछले सेशन के कुछ क्वेश्चन थे जो बाकी थे। क्वेश्चन शुरू करते हैं इस सेशन के अब से। क्वेश्चन नंबर 76 है अटल पेंशन योजना के बारे में, कि अटल पेंशन योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। ये एक न्यूनतम गारंटीड पेंशन योजना है जो मुख्य रूप से असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को लक्ष्य बनाती है। मिनिमम गारंटीड स्कीम है, पेंशन स्कीम है, जो कि किसको टारगेट करती है? अनऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स को। दूसरा है परिवार का केवल एक ही व्यक्ति इस योजना में शामिल हो सकता है।
तीसरा है सेम अमाउंट ऑफ पेंशन इज गारंटेड फॉर द स्पाउस फॉर लाइफ आफ्टर सब्सक्राइबर्स डेट। ठीक है। तो ये अटल पेंशन योजना के बारे में। तो इसका जो सही आंसर है वो है केवल एक और तीन। क्योंकि अगर आप देखिए परिवार का केवल एक ही व्यक्ति इस योजना में शामिल हो सकता है, ये गलत है स्टेटमेंट। ठीक है, इसका सही आंसर है वो है सी। इसके बारे में बात करते हैं अटल पेंशन योजना के बारे में। ये एक तरह की वॉलंटरी स्कीम है, ऐच्छिक, मैंडेटरी नहीं है। ठीक है। और पीरियोडिक कंट्रीब्यूशन पर निर्धारित है कि आप पीरियोडिक इसमें कंट्रीब्यूशन करें, उसी हिसाब से आपकी पेंशन डिसाइड होगी। इससे पहले जो योजना चलती थी अटल पेंशन योजना, पहले उसका नाम था स्वावलंबन योजना। स्वावलंबन योजना। ठीक है। 2015 के बजट में इसके बारे में प्रपोज किया गया, 2015 बजट में, कि अटल पेंशन योजना लाई जाएगी। और इसी को लेके 2015 मई मई 2015 में अटल पेंशन योजना का लॉन्च किया जाता है। ठीक है, मतलब कोलकाता शुरू कर दी जाती है, उसके बाद फॉर्मली जो लॉन्च होता है वो जून 2015 में होता है। ठीक है। किसके लिए है? सभी सिटीजन के लिए, ऑल सिटीजन्स, जितने भी भारत के नागरिक हैं उन सबके लिए अवेलेबल है। 18 से 40 साल उनकी उम्र होनी चाहिए। ठीक है। और उनका एक सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए, बैंक अकाउंट होना चाहिए, सेविंग बैंक अकाउंट होना चाहिए। साथ ही बैंक, पोस्ट ऑफिस में या बैंक में कहीं भी। ठीक है। उनको पेंशन कब मिलेगी? 60 साल के बाद। ठीक है। गारंटेड मिनिमम पेंशन मिलेगी, गारंटेड। वो कितनी मिलेगी? 1,000 रुपए से लेके पर मंथ, से लेके 5,000 रुपए पर मंथ। वो डिपेंड करेगा कितना कंट्रीब्यूशन किया जाता है। उसके अलावा इसमें सब्सक्राइबर की अगर डेथ हो जाती है तो जो स्पाउज है उसको भी सेम पेंशन मिलेगी। स्पाउस की भी डेथ हो जाती है तो उसके बाद जो नॉमिनी है, उस नॉमिनी को पेंशन नहीं मिलेगी, लेकिन जो पेंशन वेल्थ का जो फंड बचा हुआ होगा, जो सब्सक्राइबर ने कंट्रीब्यूट करा है हर महीने, उसमें से कुछ फंड बचा हुआ होगा, तो वो मिल जाएगा पेंशन वेल्थ में जो भी होगा नॉमिनी को। ठीक। और इसके बाद फरवरी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, 2016 में फेब 2016 में एक चीज और कर दी गई, इसमें टैक्स बेनिफिट भी दे दिया गया। ठीक है, इस स्कीम में टैक्स बेनिफिट को अनाउंस कर दिया गया अटल पेंशन योजना में। अभी के लिए अगर बात करें तो 2022 के लिए न्यूज ये है, 2022 में भी क्या किया सरकार ने जो टैक्स पेयर्स थे, जो किसी ना किसी तरह से टैक्स दे रहे हैं डायरेक्टली, उनको अटल पेंशन योजना से बैन कर दिया है कि अटल पेंशन योजना में वो लोग इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ठीक है। क्योंकि इसका काम था टारगेट करना अनऑर्गेनाइज सेक्टर को मेनली। और गवर्नमेंट ने इसमें कहा था शुरू में कि हम 50% या 1,000 रुपए, जो भी कम होगा कंट्रीब्यूशन, 50% और 1,000 रुपीज, जो भी कंट्रीब्यूशन इसमें से कम होगा उतना कंट्रीब्यूशन करेंगे। ठीक है। 5 साल के लिए, 1 जून 2015 से 31 मार्च 2016 के बीच में जो लोग सब्सक्राइब करते हैं, मतलब जब ये स्कीम शुरू हुई थी उससे 1 साल के तक जो लोग सब्सक्राइब करते हैं उनके अकाउंट में हम 50% या 1,000 रुपए, जो भी कम होगा उतना हम 5 साल तक ऐड करेंगे। तो ये गवर्नमेंट ने भी कहा था, इसलिए ये इंटरेस्टली। अब ये न्यूज में क्यों थी? हाईलाइट ऑफ यूनियन बजट, पीएम नरेंद्र मोदी लॉन्च 3 सोशल सिक्योरिटी स्कीम, पुअर रेस्पॉन्स टू अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना इम्प्लीमेंटेड इन ऑल हेड पोस्ट ऑफिस, अटल पेंशन योजना टू रिप्लेस स्वावलंबन योजना फ्रॉम जून। कंटिन्यूअसली न्यूज में था, लगातार। ठीक है। उसके बाद ये देखिए अटल पेंशन योजना एलिजिबल सेम टैक्स की, अभी की न्यूज है लेटेस्ट। ठीक है। ये सॉरी 16 की न्यूज है। तो जब इसको क्या नाम है टैक्स बेनिफिट दिया गया था। उसके बाद सब्सक्रिप्शन अटल पेंशन योजना सी 80%, 28% ग्रोथ इन लास्ट 1 ईयर। ये न्यूज है अभी की मार्च 2023 की, कि अटल पेंशन योजना की सब्सक्रिप्शन है उनमें 28% ग्रोथ दिखी लास्ट 1 ईयर में। ठीक है। साथ ही अटल पेंशन योजना अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे थी, और अटल बिहारी वाजपेयी को मार्च 27 ये 15 में भारत रत्न भी दिया गया था। कंटिन्यूअसली न्यूज में थे किसी ना किसी कारण से, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 77 है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। अब देखिए यूपीएससी ने कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा है, सिर्फ ये जानना चाहा है कि रीजनल इकोनॉमिक कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप जो कि न्यूज में दिखता है, ठीक है, इस समूह को क्या कहा जाता है, किस समूह के संदर्भ में ये टर्म आता है? ठीक है, तो इसका सही आंसर है वो है आसियान। आसियान से संबंधित है रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप। क्या है आरसीपी? तो ये एक तरीके का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, एफटी है, किसके बीच में? 15 देशों के बीच में। कौन कौन से 15 देश हैं? तो ये 15 देश हैं आसियान के, 10 देश प्लस 5 देश अलग से। आसियान प्लस जो 6 होता है, ठीक है। अब आसियान प्लस 6 में कौन कौन आ जाएगा? इंडिया, चाइना, साउथ कोरिया, ठीक है, जापान, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। इनमें से एक देश नहीं है, वो है इंडिया। तो इसलिए आसियान प्लस 5। तो इंडिया को छोड़कर बाकी के जो 5 देश हैं और आसियान, इन 15 देशों का ये
फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। और ये जो 15 देश हैं, ये 30% पॉपुलेशन और 30% जीडीपी को, दुनिया की को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए काफी बड़ा एग्रीमेंट ये बनता है। नवंबर 2022 में ही साइन हुआ था। नवंबर 2020 में ये साइन हुआ था। अब ये एग्रीमेंट 2020 में साइन हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया 2016 में ही। क्योंकि और एक्चुअली नवंबर 2020 में भी साइन होने के बाद ये इफेक्टिव हुआ है 1 जनवरी 2022 से एक्चुअली। ठीक है, यूपीएससी ने क्वेश्चन कब पूछा है? 16 में। क्योंकि यूपीएससी इंतजार थोड़ी कर रहा है कि कब जाके वो एग्रीमेंट साइन होगा। कोई चीज न्यूज में है, कोई चीज प्रोसेस में है, क्योंकि कोई चीज 2020 में साइन हो रही है, 2022 में इफेक्ट में आ रही है, लेकिन अगर आप देखें, ठीक है, बैकग्राउंड उसका, तो वो शुरू हो रही है 2011 से। 2000, इसीलिए इस प्रोसेस को, इसलिए अपडेट रहना, डेली न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि आप उस प्रोसेस से कब तक अपडेट नहीं रह पाते केवल मंथली करंट अफेयर्स पढ़ के। लेकिन हाँ, अभी आपका 2023 का पेपर है, आप तक नहीं पढ़ा तो इसको दिमाग में मत लाना इस तरह से कि हमने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा। कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी तक नहीं पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं। करंट अफेयर्स को रिवाइज कीजिए अच्छे से, चीजों को थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। 12 महीने का जो करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं आप उसमें, ठीक है। 2011 में आसियान का समिट होता है। और समिट कहाँ होता है? बाली, इंडोनेशिया में। ये इंडोनेशिया में, ठीक है। यहाँ पर ये समिट होता है। यहाँ पर नेगोशिएशन लॉन्च की जाती है, पहली बार बात की जाती है इस बारे में, आरसीपी के बारे में, ठीक है। 2012 में समिट होता है कंबोडिया में, आसियान का ही, 2012 में, ठीक है। उसमें पहली बार फॉर्मली नेगोशिएशन लॉन्च की जाती है, ठीक है। 6 राउंड की नेगोशिएशन, 10 राउंड की नेगोशिएशन काफी होती हैं। इवन 6th राउंड की नेगोशिएशन जब हुई थी, तब तक तो इंडिया, 6th राउंड की नेगोशिएशन तो इंडिया में हुई थी, ठीक है। और ये नेगोशिएशन हुई थी 2014 में। उसके अलावा 2017 में फिर नेगोशिएशन होती है इंडिया में। तो इसकी नेगोशिएशन कंटिन्यू चली है। इंडिया बहुत बाद में बाहर हुआ। इंडिया का पहले विचार था इसमें कि इंडिया भी इसमें देखना चाह रहा था कि क्या हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है, नहीं हो सकता। इसलिए शुरू के जो नेगोशिएशन हुए थे, ASEAN+6 से शुरू हुए थे। तो इसमें 6 कंट्री, इंडिया भी, चाइना भी, जापान भी, साउथ कोरिया भी, ऑस्ट्रेलिया भी, न्यूजीलैंड भी, और आसियान के 10 देश, ये सब इस नेगोशिएशन में थे। तो 2014 में इंडिया में नेगोशिएशन हो रही है, 2017 में हो रही है, इसलिए यूपीएससी ने 2014 के बाद 2016 में क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। तो कंटिन्यूसली चल रही है। और उनका जो मानना था, आसियान कंट्रीज का और सभी देशों का, कि इसका ये मानना था कि इसको शुरू करने के 20 साल के अंदर, जब हम इसको इफेक्टिव करेंगे उसके 20 साल के अंदर, हम 90% टैरिफ को हटा देंगे इंपोर्ट से, ठीक है। और कॉमन रूल बना देंगे ई कॉमर्स के लिए, ट्रेड के लिए, इंटरनेशनल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए, इन सब चीजों को लेके, ठीक है। इंडिया पहले इसमें पार्ट ले रहा था इनिशियली, लेकिन बाद में इंडिया ने इसको बाहर कर लिया। और बाकी देशों के द्वारा, आरसीपी के देशों के द्वारा, ये एक प्रपोजल इंडिया के लिए रखा गया कि इंडिया जब चाहे, इनवाइटेड किया गया इंडिया को, कि इंडिया जब चाहे इसको ज्वाइन कर सकता है इन फ्यूचर, ठीक है। इसलिए ये न्यूज में था कंटिन्यूसली। 2020 में एक्चुअली साइन हुआ, अभी भी ये 2022 से इफेक्टिव है, इसलिए 2023 के एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो इससे रिलेटेड कुछ सूची आप पढ़ रहे हो, कहीं करंट में हो, तो इसको पढ़ के जाइएगा बहुत ज्यादा, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछ लिया, सिंपल क्वेश्चन पूछा, आरसीबी किससे रिलेटेड है? आसियान से, ठीक है। यूपीएससी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछता है, इस चीज को मान के चलिए, लेकिन बस आपको कनेक्ट करने की जरूरत है, डॉटेड कनेक्ट करने पड़ेंगे, और जाके प्रीलिम्स निकाल पाएंगे। इंडिया वास्ट अगेंस्ट पिटफॉल इन ओशियन ट्रेड एग्रीमेंट, जुलाई 16, आरसीबी सेट टू मिस 2015 डेडलाइन, अक्टूबर 15, इंडिया ऑफर्ड वाइडली कट एट रीजनल कॉम्प्रेसिव 15, इंडिया जापान बोर्ड टू कंक्लूड एफटीए टॉक्स बाय 15। तो न्यूज में तो कंटिन्यूसली था ही, ठीक है। ये टाइमलाइन है, 2013 में क्या हुआ, 2014 में क्या हुआ। अब ये देखिए, अब 2014 में न्यू दिल्ली, इंडिया में 6 राउंड ऑफ आरसीबी नेगोशिएशन हुआ है, ठीक है। उसके बाद 2017 में आरसीबी का नेगोशिएशन यहाँ पर हुआ है, ठीक है। ये देखिए, इंडिया हैदराबाद में 19th राउंड ऑफ आरसीबी नेगोशिएशन वाइल हेल्ड इन 17, हैदराबाद इंडिया, 17-18 कंटिन्यूसली चलता रहा। और उसके बाद फाइनली आके 22 में एक आ गया कि 1 जनवरी 2022 से हम इसको इफेक्टिव करेंगे। और वो भी पूरे देशों में नहीं होगा, धीरे धीरे होगा, ठीक है। 78 क्वेश्चन नंबर इसमें कहा गया, निम्नलिखित में किसमें आप ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का वो पाते हैं, स्टार लेवल, ठीक है। अब इसमें 3 स्टेटमेंट दिए गए कि सीलिंग पंखे, विद्युत गीजर और ट्यूबुलर फ्लूorescent लैंप्स। इसका सही आंसर है, वो है तीनों, 1, 2 एंड 3। तीनों में आपको ये एनर्जी एफिशिएंसी स्टार लेवल मिल जाता है, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी का, ठीक है। और स्टार लेवल इस तरह से मिलता है कि आपको स्टार रेटिंग मिलती है, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, ये अप्लाइंसेस को मिलती है। ये मेनली होता है कि उस अप्लाइंसेज में जिसको आप यूज कर रहे हैं, चाहे वो पंखे हो, चाहे वो फ्रिज हो, उसमें कितनी एनर्जी सेविंग की जा रही है। जितने ज्यादा स्टार, उतनी ज्यादा, ये लिखा हुआ मोर स्टार्स मोर सेविंग्स, ठीक है। तो 1 स्टार है, 2 स्टार, अब जैसे उसमें 4 स्टार है,
तो इसमें एनर्जी सेविंग काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो 5 स्टार अप्लायंसेज़ होगा उसमें उससे भी ज़्यादा होगी, ठीक है? उसके अलावा इसमें एनर्जी एफिशिएंसी रेशो दे दिया जाता है, नीचे प्रोडक्ट डिटेल दे दी जाती है, उसके अलावा बीई रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाता है, ठीक है? अब बीई क्या है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ठीक है? उन्होंने 2002 में ये शुरू किया था स्टार लेवलिंग का प्रोग्राम, स्टार लेवल करने का, ठीक है? और ये किसके अंतर्गत आया था? तो ये आता है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001, मिनिस्ट्री ऑफ पावर का एक एक्ट है, उसके अंतर्गत इन्होंने ये शुरू किया, ठीक है? स्टार लेवलिंग। और स्टार लेवलिंग प्रोग्राम जो सॉरी बी आता है 2002 में, स्टार लेवलिंग जो प्रोग्राम शुरू करता है वो शुरू करता है 2006 में, ठीक है? स्टैंडर्ड एंड लेवलिंग स्कीम करके, ठीक है? और इसमें मेनली ये था कि जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज है उनको रेटिंग देनी है, ताकि कंपनियां एक फिक्स बना सकें कि हमारे पास ये 1 स्टार की रेटिंग वाला अप्लायंसेज है, 2 स्टार की रेटिंग वाला अप्लायंसेज है, 3 स्टार की रेटिंग वाला अप्लायंसेज है। और फिर कंज्यूमर अपनी चॉइस के हिसाब से जो अप्लायंसेज जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट उसे पसंद आता है, या उसके बजट में होता है, या फिर वो एनर्जी सेविंग के हिसाब से, मतलब उसको एक कंज्यूमर को एक नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि ये इतनी सेविंग करेगा, इतनी सेविंग करेगा। उसके बाद वो अपना एक डिसीजन बना सकता है कि मुझे 4 स्टार रेटिंग वाला चाहिए या 3 स्टार रेटिंग वाला चाहिए, ठीक है? उसके लिए लाया गया था 2006 में। अब 2006 में कोई स्टार लेवलिंग लिए प्रोग्राम लाया जा रहा है, उसके लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है 2016 में। वाई? तो इसलिए क्योंकि 2016 में 2016 में एक चीज लेके आई ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, इसको कहा जाता है ISEER। क्या है ISEER? ये है इंडियन सीजनल एनर्जी इफिशियंसी रेशियो, ठीक है? और ये क्या करता है? ये एक मेथोडोलॉजी है जो कैलकुलेट करती है एनर्जी इफिशियंसी को, ठीक है? इससे पहले दूसरी मेथोडोलॉजी को यूज किया जाता था। 2016 में नई मेथोडोलॉजी, नया तरीका इजाद किया, नया तरीका इंट्रोड्यूस किया ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी ने, इसलिए क्वेश्चन 2016 में पूछा गया। पहले जो चलती थी वो चलती थी सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो। नई कैलकुलेशन के हिसाब से नई मेथोडोलॉजी बनाई गई, जिसको कहा गया इंडियन सीजनल एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो, ISEER, ठीक है? और इसके हिसाब से फिर स्टार रेटिंग्स को कैलकुलेट किया जाने लगा। इसमें माना जाता है कि 1 स्टार होता है तो 30% सेविंग होती है, और लगभग 5 स्टार होता है तो 50% के आसपास सेविंग अप्लायंसेस करता है एनर्जी की। यूएसए में ऑलरेडी ये प्रोग्राम चल रहा था, एनर्जी स्टार प्रोग्राम, जहां से इसको इंस्पायर माना जाता है, ठीक है? और इसी को लेके कंटिन्यूसली न्यूज में था, कंजर्विंग पावर होल्ड्स की टू फ्यूचर, ये मई फिक्शन का। न्यू एनर्जी सेविंग रेटिंग फॉर एसीज फ्रिज लाइकली बी इन 15, ठीक है? तो न्यूज में तो कंटिन्यूसली था। ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी और साथ में वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, WRI, इन दोनों ने मिलकर एक डेटाबेस और बनाया है। डेटाबेस किसके लिए? एनर्जी एफिशिएंसी के लिए, ठीक है? और उसको क्या नाम दिया गया? उसको नाम दिया गया उदित। उदित नारायण नहीं है, ये उदित है। इसका नाम है ऊर्जा दक्षता इंफॉर्मेशन टूल, उदित, ठीक है? तो ये डेटाबेस है जो ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी और WRI ने बनाया, तो ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक है? तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। उसके अलावा ये मैंडेटरी स्कीम में जो जिन चीज़ों को डाला गया है ब्यूरो ऑफ एनर्जी, जिनको मैंडेटरी माना गया है, ये मैंडेटरी हैं, ये वॉलंटरी हैं। मैंडेटरी कौन-कौन से? फॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर, उसके इलेक्ट्रिक वाटर हीटर, कलर टेलीविजन, रूम एसी, इन पर आप देखते ही होंगे, LED लैंप्स हो गया, डीप फ्रीजर्स हो गए, एसी हो गए, अल्ट्रा हाई डेफिनेशन टीवी हो गए, रूम एयर कंडीशन हो गया, ठीक है? तो आप देख लीजिएगा इस लिस्ट को, ये ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की साइट से ही लिस्ट ली गई है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 79। क्वेश्चन नंबर 79 है, भारत अंतरराष्ट्रीय ताप नाभिकीय प्रायोगिक रिएक्टर, इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर का एक महत्वपूर्ण सदस्य है। यदि यह प्रयोग सफल हो जाता है तो भारत का तात्कालिक लाभ क्या है? एक अप्लाइड क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये किसी ने पूछा है, और ये करंट का ही क्वेश्चन है, ठीक है? सबसे पहले तो क्योंकि करंट में न्यूज में था, इस वजह से क्वेश्चन पूछ लिया। ITR के बारे में क्वेश्चन था, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर, ठीक है? ये रिएक्टर काम करता है न्यूक्लियर फ्यूजन पे, न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस पे, ठीक है? तो ये है न्यूक्लियर फ्यूजन के पे बेस्ड एक्चुअली, ठीक है? और इसका सही आंसर है वो है डी, इट कैन बिल्ड फ्यूजन रिएक्टर्स फॉर पावर जनरेशन, ये विद्युत उत्पादन के लिए संलयन फ्यूजन रिएक्टर का निर्माण कर सकता है। अब आप देखिए, ये विद्युत उत्पादन में हमने विखंडन, फिशन को कहा था ना विखंडन, इस प्रोसेस में क्या होता है? फ्यूजन प्रोसेस में, फ्यूजन प्रोसेस अगर आप देखें तो फ्यूजन प्रोसेस में लार्जर एटम का बमबारी की जाती है, स्प्लिट किया जाता है, और इसको लार्जर एटम को दो और मोर स्मॉल एटम्स में विभाजित कर दिया जाता है, तो फिर जो एनर्जी निकलती है उससे जनरेट किया जाता है पावर को, ठीक है?
फ्यूजन में क्या होता है, फ्यूजन में एक्चुअली दो एटम ज्वाइन करते हैं, मोर लाइटर एटम होते हैं, और ये एटम ज्वाइन करके एक लार्जर एटम बनाते हैं। जैसे आप सन पे देखें तो सन पे जो प्रोसेस चलती है, फ्यूजन प्रोसेस चलती है, जहाँ हाइड्रोजन के एटम मिलके हीलियम का निर्माण करते हैं। ठीक है। और ये जो चलती है, ये चलती है न्यूक्लियर रिएक्टर में, जहाँ पे यूरेनियम और या प्लूटोनियम का यूज किया जाता है। ठीक है। क्योंकि ये काफी ज्यादा, इनको कहा जा सकता है कि एक बैलेंस्ड एक टेक्निक के रूप में, यहाँ पर एटम्स का यूज किया जाता है स्प्लिट करने के लिए एक लार्जर एटम को। ठीक है, ताकि दो और मोर स्मॉलर एटम्स में उसको कन्वर्ट किया जा सके या बांटा जा सके। तो ये है फिजन और फ्यूजन। ये फ्यूजन रिएक्टर था एक्चुअली, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर जो एक्सपेरिमेंटल था। ठीक है। और ये फ्यूजन टेक्नोलॉजी पे बेस्ड था मेनली। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन। और न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्च और एनर्जी के लिए मेगा प्रोजेक्ट था ये। और कहाँ पर बेस्ड था आईटीआर? ये बेस्ड था फ्रांस में। 2007 में ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। और इसके जो सदस्य देश थे, कौन कौन से थे इसके सदस्य देश? इसके सदस्य कौन थे? चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, ठीक है, जापान, साउथ कोरिया और रशिया एंड यूएसए। ये देश इसके सदस्य देश थे। और 35 ईयर का कोलेबोरेशन किया गया था, कि 35 साल का कोलेबोरेशन था, 35 ईयर का। ठीक है, इस पूरे प्रोडक्ट। क्यों ही पूछा गया? न्यूक्लियर फ्यूजन काफी ज्यादा न्यूज में था उस समय। न्यूक्लियर फ्यूजन, चाहे वो किसी भी कारण से हो, कम ऑन न्यूक्लियर सिक्योरिटी पार्टीज फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है। 14 में गुजरात हार्ट फॉर वर्ल्ड बिगेस्ट न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर। ठीक है। उस पर एलएनटी ने सप्लाई किया था कुछ पार्ट्स को। ठीक है, क्रिस्टोसेट के जो आईटीआर फैसिलिटी के लिए। उसके अलावा इंडिया ने सेटअप किया था इट्स ऑन मिनी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर, अप्रैल 15। कंटिन्यूअसली न्यूज में था, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया था। 2007 में आईटीआर बना था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार विचार कीजिए। तीन ऑप्शन दिए गए हैं। अब ये फिर उसी तरह का क्वेश्चन है जो आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलता। ठीक है। हाँ, कुछ टर्म्स इसमें से एनसीईआरटी मिल जाते हैं। जैसे एक टर्म है घटिका, ये एनसीईआरटी में आपको मिल जाता है। ठीक है। एरीपत्ती नहीं मिलता है, ढूंढने पे हो सकता है कहीं मिलता हो, मुझे नहीं मिला। तो इसलिए अब इस तरह के क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों का कोई लॉजिक नहीं होता। ठीक है। इसमें कोई ट्रिप्स नहीं लग सकती, कोई ट्रिक्स नहीं लग सकती। अब इन तीन स्टेटमेंट में से अगर आपको कुछ तीन ऑप्शंस में से, तीन वर्ड्स में से, तीन टर्म में से कुछ एक टर्म आपको पता हो, दो टर्म आपको पता हो, तो आप इजीली कंक्लूजन पे आ सकते हैं कौन सा आंसर सही होगा, और वो निकल के आ जाएगा। ठीक है। लेकिन उसके अलावा इसका और कोई ट्रिक नहीं हो सकती। ठीक है। तो एरीपत्ती, फेन्यूर और घटिका के बारे में तीन स्टेटमेंट दिए गए, डिस्क्रिप्शन दिए गए, ये क्या क्या होते हैं। ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो है डी, 1 एंड 3। क्योंकि घटिका जो होता है, घटिका यही होता है, लर्निंग सेंटर्स को बोला जाता था, जो पढ़ने के स्थान होते थे, मंदिरों से संबद्ध विद्यालय। क्योंकि उस समय एंशिएंट इंडिया के टाइम पे मंदिर ही थे मेनली। ठीक है, जो इस तरह की चीजों से संबंध थे, और मंदिरों के साथ ही विद्यालयों को गुरुकुल के रूप में विद्यालयों को संबद्ध कर दिया जाता था, लर्निंग सेंटर हो। ठीक है। और इनको घटिका बोला जाता था। और घटिका एक्चुअली स्मॉल, मतलब छोटे इंस्टीट्यूशन होते थे, क्योंकि जो बिगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बोले होते थे उनको बोला जाता था अग्रहार, अग्रहारा। ठीक है। तो घटिका स्मॉल लर्निंग सेंटर थे, और टेम्पल सेटर्स थे मेनली। ठीक है। पल्लव कालीन। ठीक है। एरीपट्टी की अगर बात करें, एरीपट्टी, तो एरीपट्टी था, ये लैंड थी साउथ इंडिया में, जो कि इसका जो लैंड का रेवेन्यू आता था, इसको मेनली यूज किया जाता था, रेवेन्यू फ्रॉम विच, जो विलेज टैंक होता था, गांव का जो टैंक होता था पानी का, उसको रख रखाव के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए, जिस लैंड से रेवेन्यू यूज किया जाता उस लैंड को एरीपट्टी बोला जाता था। ठीक है। तो ये एरीपट्टी लैंड होती है, और कई इंडिविजुअल्स का डोनेट भी की जाती थी। एरीपट्टी उसी लैंड को बोला जाता था। तो इसमें पहला सही है, तीसरा सही है। बात करें तनियूर की, तो तनियूर क्या था? ये अकेले ब्राह्मण ब्राह्मण समूह को जो दान में दिया जाता था, वो ब्रह्मदेव बोला जाता था, ना कि तनियूर। ठीक है, तो ये गलत हो जाता। तनियूर बोला जाता था जो लार्ज विलेज थे, इसके चोला एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे, चोला एडमिनिस्ट्रेशन में, चोला प्रशासन में जो लार्ज विलेज होते थे उनको तनियूर बोला जाता था। ठीक है। तो इसलिए तनियूर उससे रिलेटेड था। तो इस तरह के क्वेश्चन यूपीएससी जनरली हिलाने के लिए देता है आपको, ताकि आपके कॉन्फिडेंस को शेकन अप किया जा सके। और जिस जब आप इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में देते हैं, एग्जाम में आप इस तरह के क्वेश्चन देखते हैं, आपको यूपीएससी ने हिला दिया, आपका कॉन्फिडेंस शेकन हो गया,
लेकिन एट द सेम टाइम आपने घबराना नहीं है, क्योंकि ये अगर आपने यहाँ पे कॉन्फिडेंस लूज कर दिया, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, आप ये मान के चलिए 4-5 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको हवा भी नहीं लगेगी कि कहाँ से आएगी, हमने कभी नहीं पढ़ा, चाहे आप चाहे पहला अटेम्प्ट हो, दूसरा अटेम्प्ट हो, तीसरा अटेम्प्ट हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाथ जोड़िए, आगे बढ़िए, आता है ठीक है, नहीं आता ठीक है, हमें आगे चलना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाइए, और क्वेश्चन है उनको आप सोल्व करने की कोशिश कीजिए। इसलिए उनको ईगो पे मत लेके जाइए कि मुझे तो ये क्वेश्चन सोल्व ही करना है, तब तक आगे नहीं बढ़ूंगा, उस चक्कर में आप उस क्वेश्चन को तो गलत करेंगे ही करेंगे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग के साथ भी। ठीक है, और साथ में जो और क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते थे आगे जाके, वो भी उतना भी टाइम आपको नहीं लगेगा। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है, अगर आपको आता है तो ऑब्वियस सी बात है, आपको छोड़ना नहीं है उसको, रिस्क अगर लेनी है तो रिस्क भी ले सकते हैं। वो डिपेंड करता है उस कंडीशंस पे कि उस टाइम क्या कंडीशंस है। कोई एक प्री प्लान्ड नोशंस के साथ आप एग्जाम देने नहीं जा सकते कि मुझे इतने ही क्वेश्चन सोल्व करने हैं, इतना ही करूंगा, नहीं। वो डिपेंड करता है पेपर देखने के बाद, ठीक है, और पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। तो इसलिए कोई प्रीजुडिस या प्री प्लान्ड नोशन के साथ आप एग्जाम देने मत जाइए। कूल काम कंपोज होके जाइए। कुछ इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जो हिलाने के लिए आएंगे, जो आपको बिल्कुल हिला डालेंगे कि यार ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है, लेकिन आपको घबराना नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में। ये कंटिन्यूअसली न्यूज में था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस उसी समय हुआ था। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो इसमें कोई शक नहीं है कि क्यों पूछा गया होगा, बहुत इजी क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन क्या पूछा गया? इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में प्रारंभ किया गया था। बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा, इसमें संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य सम्मिलित है, तो हो ही नहीं सकता। नॉर्मल कॉमन सेंस भी लगाओगे, सोलर अलायंस है तो सोलर से संबंधित होगा, और सोलर से संबंधित होगा तो कई देश ऐसे हैं जहाँ पे 6-6 महीने, 7-7 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 1 महीने सोलर रेडिएशन नहीं पहुंचती है, और सारे सभी सदस्य देशों को सम्मिलित करके सोलर अलायंस बनाया जाएगा। मतलब ये अपने आप में वेग स्टेटमेंट लगता है। ठीक है, तो जब वेग स्टेटमेंट लगता है तो गलत कर देना ही सही है। इसका जो सही आंसर है वो है ए। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है, पहला सही है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की अगर हम बात करें, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, तो ये 123 देश अभी इसके सदस्य हैं, 123 देशों का वो है। मेनली जो सनसाइन कंट्रीज हैं, सनसाइन कंट्रीज कौन सी हैं? जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इनके बीच में जो कंट्रीज हैं, ठीक है, इन कंट्रीज को माना गया है ये सनसाइन कंट्रीज है। 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। ठीक है, इसके बीच में जो कंट्रीज, इनको सनसाइन कंट्रीज माना गया है। इनको माना गया है कि इन देशों का ये संगठन होगा, लेकिन बाद में अदर कंट्रीज के लिए भी कर दिया गया कि अदर कंट्रीज भी इसको ज्वाइन कर सकती है, बस उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिलेगा। ठीक है, अब इसमें क्या था, सोलर एनर्जी का प्रोडक्शन बढ़ाना है, फॉसिल फ्यूल्स को कम करना है, वही सिंपल सी बात है। ठीक है, किसने प्रपोज किया था? प्रपोज किया गया था पीएम मोदी के द्वारा। ठीक है, और यूके में थे जब प्रपोज किया गया था, नवंबर 2015 में ही आया था। ठीक है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, अंतर सरकारी संस्था है। ठीक है, लॉन्च कब हुआ था? COP 21 हुआ था पेरिस में। ठीक है, यूएनएफसीसी का, यूएनएफसीसीसी, वहां पर दिसंबर 2015 में लॉन्च किया गया प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा। इसका फ्रेमवर्क जो एग्रीमेंट हुआ वो नवंबर 2016 में इसका फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन किया गया। ठीक है, कहाँ पर? मोरक्को में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है? आईएसए का हेडक्वार्टर है गुरुग्राम। गुरुग्राम, जिसको गुरुग्राम कहा जाता था पहले, गुरुग्राम इंडिया में। ठीक है, हरियाणा में। तो यह आईएसए के बारे में था। अब 2015 में लॉन्च हुआ होगा तो ऑब्वियस सी बात है, न्यूज़पेपर जो द हिंदू है उसको तो मजा ही आ गया होगा, उसने 2 आर्टिकल पहले होंगे। ठीक है, तो इतने आर्टिकल पहलने के बाद फिर क्वेश्चन बनना, और उसमें से आप उस क्वेश्चन को गलत कर दो, तो वो तो गुनाह ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82। समाचारों में कभी कभी देखे जाने वाला यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म क्या है? अब ये बहुत ज्यादा कह सकते हैं हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, पर ये इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि दुनिया में क्या चल रहा है, अगर इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। इसीलिए न्यूज़पेपर की बात की जाती है, कि इसलिए क्योंकि न्यूज़पेपर आपको कंटिन्यूअसली वो कंटेंट देता है जो कोई और अवेलेबल नहीं करा सकता। और यूपीएससी के लिए एग्जाम क्वेश्चन सेट करने के लिए सबसे बेस्ट जो कंटेंट होता है ना, वो न्यूज़पेपर होता है। 1 महीने के न्यूज़पेपर में से पेपर बनाया जा सकता है, और उसमें भी कट ऑफ 50% ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि इतना कंटेंट होता है न्यूज़पेपर्स में, तो यूपीएससी क्यों इधर उधर जाएगा पेपर बनाने के लिए। यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म किस लिए बनाया गया था? एजेंसी क्रिएटेड बाय ईयू, तो मिलिट्री से डील करने के लिए। फाइनेंशियल असिस्टेंस टू यूरोजन कंट्रीज, डील विद ऑल बायलैटरल एंड मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स ऑन ट्रेड, डील विद द कन्फ्लिक्ट्स अराइजिंग अमंग द मेंबर कंट्रीज। ठीक है, सदस्य राष्ट्रों का मतभेद सुलझाने के लिए, बहुपक्षीय व्यापार समझौते के लिए नहीं। इसका सही आंसर है वो है ये। ईयू की एक एजेंसी है जो यूरो क्षेत्र, यूरोजोन के देशों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। साफ साफ दिख रहा है यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म।
फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे दिक्कत आती है किसी देश में, तो उसको मैनेज करने के लिए ये संस्था बनाई गई है, यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म। ठीक है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, 2012 में बना है। कहाँ पर बेस्ड है? लग्जमबर्ग में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है। इसको फायर वॉल बोला जाता है, फायर वॉल ऑफ यूरोजोन। अब यूरो कहाँ चलती है? तो यूरोपियन कंट्रीज में जो कॉमन करेंसी है वो है यूरो, उसको यूरोजोन बोला जाता है उस करेंसी कंटेक्स्ट में, उस पूरे यूनियन को। ठीक है। और उस यूरोजोन की फायर वॉल है ये। किसी तरह की कोई फाइनेंशियल दिक्कत आती है तो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम इसकी तरफ से शुरू कर दिए जाते हैं। और इसमें कहा गया है कि मैक्सिमम हम कितनी लैंडिंग कर सकते हैं कि 500 बिलियन यूरो की लैंडिंग कर सकते हैं। ठीक है। 500 बिलियन यूरो उधार किए जा सकते हैं। 2007-8 में फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, पूरी दुनिया में मंदी आती है। 1929 के बाद एक बहुत बड़ा सीरियस क्राइसिस था ये। और इसी के साथ यूरोप में भी शुरू हो जाता है ये क्राइसिस आना। ग्रीस में सोवरेन डेब्ट क्राइसिस शुरू हो जाता है। सोवरेन डेब्ट क्राइसिस शुरू होता है 2010 से लेके 2016 तक, काफी ज्यादा डीप चलता है। उसको लेके 2010 से 2016 तक ग्रीस की सरकार के द्वारा टैक्स को कई बार बढ़ाया जाता है, 12-13 बार टैक्स को बढ़ाया जाता है, टैक्स रिफॉर्म किए जाते हैं। उसके लिए प्रोटेस्ट होते हैं, रायट्स होते हैं, कई छोटे छोटे दंगे भी होते हैं। ठीक है। ईएसएम के द्वारा 2010 में, 2012 में, 2015 में कंटिन्यूसली बेल आउट लोन दिए जाते हैं ग्रीस को। ठीक है। आईएमएफ के द्वारा भी दिए जाते हैं, वर्ल्ड बैंक के द्वारा भी कुछ, सॉरी ईयू बैंक के द्वारा भी दिए जाते हैं। ठीक है। यूरो जोन के द्वारा भी दिए जाते हैं। और जून 2015 में ग्रीस पहला डेवलप कंट्री हो जाता है जो कि आईएमएफ का लोन रिपेमेंट को क्लोज कर देता है, जो कि पाकिस्तान अभी हम देख ही रहे कंटिन्यूसली कर ही रहा है। और ग्रीस पहला डेवलप कंट्री, फर्स्ट डेवलप कंट्री है ये 2015 में, जिसने आईएमएफ से जो लोन दिया था उसका रीपेमेंट को इन्होंने डोज कर दिया, मतलब कुछ दिनों के लिए उसको कर नहीं पाए, इतनी ज्यादा कंडीशंस ग्रीस की खराब हो गई थी। ठीक है। और इस सब होने के बाद ये पूछना यूपीएससी के लिए कहाँ बड़ी बात है, यूरोपियन स्टेबिलिटी मैकेनिज्म। ठीक है। तो इजीली पूछ लिया, पॉसिबल मीट ऑन संडे ओवर ग्रीस प्लान। कंटिन्यूशन नहीं मतलब EU begins dispersal of Greece bailout money. It's a deal. Greece agreement is good for global economic stability. Greece reaches deal with creditors. Avoid euro exit. ठीक है। यूरोप यूनियन से एग्जिट की भी बात कर दी थी ग्रीस ने, तो फाइनली यूरोपियन यूनियन को फंडिंग देनी पड़ी ग्रीस को स्टेबल करने के लिए। कंटिन्यूसली न्यूज में था, इसलिए क्वेश्चन पूछ लिया गया। और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा है, यूरोपियन स्टेबिलिटी। अगर आप हल्का भी उससे टच में हैं तो इजीली उस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। निम्नलिखित में से कौन से ड्रिप सिंचाई पद्धति के प्रयोग लाभ है? एडवांटेज क्या है प्रैक्टिस करने के ड्रिप इरिगेशन को? अब ड्रिप इरिगेशन क्या होता है कि एक एक बूंद इरिगेशन होता है ताकि पानी का ज्यादा वेस्टेज नहीं हो, सिंपल सी वास्तव में तो इसका मतलब ये है। अब उसकी वजह से क्या क्या फायदे होंगे? सॉरी, सोइल इरोजन में रिडक्शन होगा, ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा पानी फैलेगा ही नहीं। तो इस तरह से सोइल का जो इरोजन है, मृदा का जो अपरदन है वो नहीं होगा, बिल्कुल सही है। तीसरा, ठीक है, रिडक्शन इन सोइल सेलिनिटी। ठीक है। उसका बाद है रिडक्शन इन वीड, खरपतवार में भी कमी आएगी। कहाँ खरपतवार में कमी आ सकती है? ठीक है। क्योंकि जब वीड को एक्स्ट्रा वाटर ही नहीं मिलेगा, वाटर केवल उस पर्टिकुलर पेड़ तक ही जा रहा है और जो खरपतवार आसपास है उस तक पानी पहुंच ही नहीं रहा, तो obvious सी बात है उसमें भी कमी आएगी। तो ये भी ठीक हो सकता है। मृदा लवणता में कमी, सोइल सैलिनिटी में इससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। ठीक है। तो इसका सही आंसर है वो है सी, 1 एंड 3। ठीक है। इसका सही आंसर है वो है सी, 1 एंड 3। बात करें ड्रिप इरिगेशन की। ड्रिप इरिगेशन। ठीक है। ड्रिप इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन के काफी ज्यादा एडवांटेज हैं, फायदे हैं पॉजिटिव साइड में। क्या है? एक तो पानी का जो यूज है वो मैक्सिमम किया जा सकता है, वाटर यूज पर उसकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, क्योंकि एक सही जगह पे पानी का यूज किया जा रहा है। उसके बाद वीड्स जो खरपतवार हैं उनको पानी नहीं मिलता तो उनकी में कमी आती है। ठीक है। क्रॉप जो होती है, फसल जो होती है, उसकी यील्ड बढ़ती है। ठीक है। प्रोडक्शन में फायदा होता है। उसके अलावा जो फर्टिलाइजर हैं, जो उर्वरक डाले जाते हैं, उनकी इफिशियंसी बढ़ती है। ठीक है। उसके अलावा ऑपरेशनल कॉस्ट भी काफी कम होती है। सोइल इरोजन, उसमें फायदा मिलता है कि सोइल इरोजन कम होने लगता है। उसके अलावा जो पानी का बहाव है, नो रन ऑफ वाटर, पानी का वेस्टेज नहीं होता। उसके अलावा जो सीड जर्मिनेशन है, जो बीज डाले जाते हैं शुरू में, उनका जर्मिनेशन इजीली हो जाता है, अच्छा होता है। ये ज्यादा फायदे हैं। लेकिन कुछ नुकसान भी हैं ड्रिप इरिगेशन के, जैसे एक क्लोगिंग है, ये जो पोर्स है मिट्टी के वो क्लोग हो जाते हैं, रंध्र रुक जाते हैं। उसके अलावा मॉइस्चर डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम है। उसके अलावा सेलिनिटी हैजार्ड है। ठीक है।
तो सैलिनिटी बढ़ती है ना कि कम होती है, तो सैलिनिटी एक अपने आप में इसकी ड्रिप इरिगेशन की दिक्कत है। उसके अलावा कई जगह स्किल्स की दिक्कत आती है इसको मेंटेन करने में, इसको चालू करने में, ठीक है, उसके डिजाइन को लेके, ऑपरेशंस को लेके, तो वो एक छोटी मोटी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ जल के द्वारा एक मिनिस्ट्री ऑफ जल, इनके द्वारा एक प्रोजेक्ट लाया गया था, ठीक है। और ये क्यों पूछा गया, आपको लगेगा कि ड्रिप इरिगेशन का क्वेश्चन है, एक फंडामेंटल क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछ लिया एनवायरनमेंट से रिलेटेड, नहीं, कुछ भी ऐसा फंडामेंटल नहीं होता, कुछ चीज न्यूज में होती है। ड्रिप इरिगेशन कंटिन्यूस न्यूज में था, ठीक है। ईस्ट शुड नेक्स्ट ग्रीन रिवोल्यूशन कंटिन्यूसली न्यूज में था, क्यों न्यूज में था, क्योंकि ड्रिप इरिगेशन को लेके एक न्यूज, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ये योजना आती है 2015 में जुलाई में, ठीक है। और कैबिनेट इसको अप्रूव कर देती है। इसमें तीन चार प्रोग्राम थे, एक्सीलेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, उसके अलावा हर खेत को पानी, हर खेत को पानी, उसके अलावा मोर क्रॉप पर ड्रॉप, तो ये मोर क्रॉप पर ड्रॉप जो था ना, ये ड्रिप इरिगेशन से रिलेटेड था उसके, ठीक है। तो इन सारी चीजों को, और मिनिस्ट्री ऑफ जल की ये स्कीम आती है, ठीक है। 2015 में ये स्कीम आती है। ड्रिप इरिगेशन के बारे में इतनी ज्यादा बात होती है कि ड्रिप इरिगेशन को मैंडेटरी कर देना चाहिए, कई कंट्रीज जैसे कर्नाटका में ड्रिप इरिगेशन को मैंडेटरी कर दिया शुगर केन कल्टीवेशन के लिए, ठीक है। ड्रिप इरिगेशन मॉडर्न प्रैक्टिस यील्ड को बढ़ाती है, कंटिन्यूसली इस पे बात की गई थी, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया ड्रिप इरिगेशन। अब यूपीएससी ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से क्वेश्चन नहीं पूछा, ना उसके कुछ एलिमेंट से क्वेश्चन पूछा, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा उस चीज के बारे में जिसके रिलेटेड वो स्कीम आई है, ठीक है, इरिगेशन से रिलेटेड। तो उस इरिगेशन में भी, ड्रिप इरिगेशन में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या बेनिफिट्स है, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं यूपीएससी के द्वारा, ठीक है। तो हमें समझने की जरूरत है कि हम जो पढ़ रहे हैं उसकी अप्लाइड नॉलेज क्या है, थोड़ा सा होलिस्टिकली आपको अपने विजन को बढ़ाना पड़ेगा और थोड़ा सा होलिस्टिकली सोचना पड़ेगा। जब भी आप अभी रिवाइज, क्योंकि अब आपके पास एक महीना ही रहा है जो 2023 के लिए एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एक सवा महीना आपके पास है। अब आपको क्या करना है, अब ये लास्ट रिवीजन मोड है, और ये वो टाइम है जिसमें आपका सिलेक्शन यहाँ से डिसाइड होता है। सिलेक्शन 28 मई को डिसाइड नहीं होता कि आप प्री को पास करोगे नहीं करोगे, सिलेक्शन डिसाइड होता है यहाँ से 28 मई तक की आपकी जर्नी कैसे रहने वाली है, इस पर डिसाइड होगा कि आप प्री सेलेक्ट कर पाओ, हो पाओगे नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल भी लोड नहीं लेना, अपने विजन को थोड़ा बड़ा करके, थोड़ा होलिस्टिकली सोच के हमें अब रिवीजन करना है, जिसमें हम कंप्लीट सारी चीजों को रिवीजन कर पाए, क्योंकि रिवीजन अपने आप में बहुत बड़ा टास्क है, मेहनत टास्क है, ठीक है। तो थोड़ा-सा अपने सोचने की परिधि को थोड़ा-सा घुमाना है, यूपीएससी की तरह सोचना सीखिए। एज़ एन एस्पिरेंट आपको पढ़ाई करनी है, पर सोचिए ब्यूरोक्रेट की तरह, क्योंकि वही बनना है फाइनली आपको, ठीक है? तो एक ब्यूरोक्रेट किस तरह से सोच सकता है, वो थोड़ा सोचने की कोशिश करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। कभी-कभी समाचारों में दिखने वाले डिजिटल लॉकर, डिजी लॉकर के संबंध में कुछ कथन दिए गए। अब डिजी लॉकर उस समय आया था, डिजी लॉकर के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया यूपीएससी ने, ठीक है? कि ये डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत सरकार द्वारा लाया जाने वाला एक डिजिटल लॉकर सिस्टम है, ठीक है? बिल्कुल सही है साहब। ये आपके ई दस्तावेजों तक आपकी पहुंच को संभव बनाता है, जो ई डॉक्यूमेंट्स है उन तक आपको एक्सेस देता है, रेस्पेक्टिव ऑफ योर फिजिकल लोकेशन। obvious सी बात है कि आप फिजिकल लोकेशन से कोई पता नहीं, आप जयपुर में हो, आप कलकत्ता में हो, आप मुंबई में हो, आप दिल्ली में हो, या आप लखनऊ में हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये आपके इरेस्पेक्टिव ऑफ योर फिजिकल लोकेशन ये एक्सेस देता है आपको ई डॉक्यूमेंट्स, आपके पास में फोन है, आप डिजिटल लॉकर को ऑन करके लॉगिन करके आप पहुंच सकते हैं, तो बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर है वो है सी, 1 एंड 2 दोनों। बहुत सिंपल क्वेश्चन डिजी लॉकर के बारे में पूछा गया। ये है डिजी लॉकर। डिजी लॉकर आता है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन मेटी के द्वारा, ठीक है। और डिजिटल इंडिया जो इनिशिएटिव चल रहा था, डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव, उसके अंतर्गत डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव कब शुरू हुआ था, तो डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव शुरू हुआ था जुलाई 2015 में, 3 में, जिसमें कहा गया था कि हम जो गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं इनको डिजिटाइज करेंगे सारियों को, ठीक है। डिजिटल जो इंफ्रा है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर उसको बढ़ाएंगे। इसके अलावा जो डिजिटल लिटरेसी है, साक्षरता है डिजिटली, उसको बढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव की ऑब्जेक्टिव थे। उसी ऑब्जेक्टिव को लेकर डिजी लॉकर बनाया गया, ठीक है, जिसमें कहा गया कि आपका अकाउंट क्लाउड से कनेक्टेड होगा, ठीक है। और आपको किसको मिलेगा, हर आधार होल्डर के लिए अवेलेबल है, जो भी आधार कार्ड होल्ड करता है उसके लिए अवेलेबल है, ठीक है। और एक्सेस कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट्स को डिजिटली कहीं से भी, 1 जीबी तक की स्टोरेज की बात की गई थी,
स्पेस जो दिया गया था, ठीक है? उसके अलावा और ये शुरू कब किया गया था? ये फरवरी 2015 में इसके बारे में बात की गई थी और जुलाई 2015 में इसको लॉन्च कर दिया गया था। तो इसलिए कंटिन्यूअसली न्यूज़ में था। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम, गवर्नमेंट रोल आउट बेटा वर्जन ऑफ डिजिटल लॉकर, सुप्रीम कोर्ट डिसमिसेस पीआईएल। डिजिटल लॉकर पे एक सुप्रीम कोर्ट में केस भी चला गया था, इसलिए भी न्यूज़ में था। पहले तो सरकार ने लॉन्च किया, इसलिए न्यूज़ में था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केस चला गया। अब सुप्रीम कोर्ट में केस क्यों चला गया? क्योंकि पीआईएल डाल दी किसी ने कि इसको आधार से कनेक्ट कर रहे हैं और ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन है, फलाना-ढिमकाना, ठीक है? और इस तरह की चीज़ को तो द हिंदू ऐसे प्यार भरी आँखों से देखता है कि हाँ, तुरंत उस पे द जो आर्टिकल पे आर्टिकल छापता है, ठीक है? फाइनली फिर सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दी वो पीआईएल को कि ऐसी कोई पीआईएल सही नहीं है ये, ठीक है? आधार से सरकार कर सकती है, ऑब्वियस सी बात है, वो इन्फॉर्मेशन सीक्रेटिव है, आपकी खुद की इन्फॉर्मेशन आप डॉक्यूमेंट्स डाल रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है उसको आधार से लिंक कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के ये आर्गुमेंट थे, फाइनली वो डिसमिस कर दी पीआईएल। इसलिए न्यूज़ में कंटीन्यूअसली था ही, इसलिए पूछ लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। हाल ही में निम्नलिखित नदियों में से किनको जोड़ने का कार्य किया गया है? कावेरी, तुंगभद्रा, गोदावरी, कृष्णा, महानदी, सोन, नर्मदा, ताप्ती। इसका जो सही आंसर है वो है गोदावरी, कृष्णा। उस समय गोदावरी कृष्णा को जोड़ने की बात चल रही थी। ये गोदावरी, ये रिवर आप देख सकते हैं, ये गोदावरी रिवर है, कृष्णा रिवर है और यहाँ पे इनको जोड़ने की बात चल रही थी, जिसको कहा जाता है पट्टिसीमा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट के तहत, ठीक है? जो गोदावरी को कृष्णा से जोड़ना, तो गोदावरी का जो एक्सेस पानी था वो कृष्णा में आना था, ठीक है? तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया था। कंटिन्यूशन न्यूज में था, इंटरलिंकिंग गोदावरी कृष्णा में माई मोस्ट सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस, ये आंध्र प्रदेश के उस समय के सीएम थे, ठीक है? उसके अलावा गोदावरी कृष्णा रिवर वाटर इंटरलिंक वैन टू रिवर मीट्स यूनियन बजट 2022 ने मेजर रिवर जो हाँ अच्छा इस साल के लिए ये मैंने इसलिए डाला है, इस साल के लिए आप ध्यान रखिएगा 2022 के लिए भी यूनियन बजट जो 2022 है उसमें कुछ रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट के लिए एग्जीक्यूट करने की बात की गई है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है कि हमने 5700 करोड़ रुपए इसके लिए अलग से रखने की बात की गई है, तो इसको आप थोड़ा सा देखिएगा, इस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। रिवर लिंकिंग की बात करें तो जो पहला जो आइडिया था रिवर लिंकिंग का, इंटरलिंक का, ठीक है, ये आया था 1919 में, 1919 में सबसे पहले एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सर आर्थर कॉटन, ठीक है? और ये थे इंजीनियर कहाँ के? मद्रास प्रेसिडेंसी के, ये वाले रीजन के मद्रास प्रेसिडेंसी के ये इंजीनियर थे 1919 में। और इन्होंने पहले बार आइडिया दिया था इंटरलिंक करने का रिवर को, ठीक है? तो ये चल रहा था 1982 में, देश आजाद होता है, सारी चीजें होती है। उसके बाद 1982 में ये नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है, ये आइडिया को पुश करती है कि हमें ये काम करना चाहिए। उसके बाद कंटिन्यू चलता रहता है। 2002 में सुप्रीम कोर्ट सरकार से पूछता है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि भाई अपना एक प्लान बताओ, हमें फाइनलाइज करो कि क्या इंटरलिंकिंग के लिए आपका प्लान है, क्या आप सोचते हो, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है? 2003 में फिर सुप्रीम कोर्ट मिनिस्ट्री और वाटर को बोलता है, जो जल मंत्रालय है, वाटर मिनिस्ट्री, उसको बोलता है कि आप एक कमेटी बनाओ, वो रिकमेंडेशन देगी, वो सर्च करेगी, एक बार एक तरीके से एक एक्सप्लोरेशन तो किया जा सके कि क्या ये फिजिबल है नहीं है, ठीक है? तो उसके लिए कमेटी बनाई गई, सारी चीज हुई। और उसके बाद कैबिनेट ने, और फिर ये चलता रहा, 2014 में कैबिनेट ने केन जो बेतवा है, केन बेतवा रिवर है, उसको इंटरलिंक करने की बात को अप्रूवल दे दिया। 2015 में फिर गोदावरी कृष्णा के लिए अप्रूवल दे दिया गया। तो 2015 में जब ये अप्रूवल दिया गया तो 2016 में क्वेश्चन आना ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल। अब ये देखिए आप, ये है गोदावरी रिवर। अब जो एक्चुअली बात की गई थी, जो प्लान प्रपोज हुआ था, वो प्लान प्रपोज काफी ज्यादा ऐसा है कि महानदी रिवर जो कि उड़ीसा में आप देख रहे हैं, महानदी रिवर, इसको करेक्ट करना है गोदावरी से पहले तो, ठीक है? महानदी को गोदावरी से लिंक किए कैनाल के थ्रू। उसके बाद गोदावरी को कृष्णा से कनेक्ट करना है 3 जगह से। पहला कहाँ से करना है? यहाँ से। ये है नागार्जुन सागर, इंचमपल्ली, ठीक है? और इंचमपल्ली से फिर पुलिच्छिंता। फिर ये वाला जो तीसरा है पोलावरम विजयवाड़ा वाला, ठीक? 3 जगह से कनेक्ट करना है। उसके बाद कृष्णा को कनेक्ट करना है पेन्नार से, ठीक है नहीं? कृष्णा को पेन्नार से कहाँ कनेक्ट करना? 3 जगह। अलमत्ती पेन्नार, श्रीशैलम पेन्नार और नागार्जुन सागर पेन्नार। ये नागार्जुन सागर आप देख सकते हैं, ये वाला रीजन, ठीक है? तो नागार्जुन सागर पहले तो इंचमपल्ली से होगा, ये इंचमपल्ली से नागार्जुन सागर और नागार्जुन सागर से फिर यहाँ पर सोमाशिला तक, ये वाला रीजन। और फिर सोमाशिला से पेन्नार को कनेक्ट करना है किससे? कावेरी से। सोमाशिला से ग्रांड एनिकट कैनाल नीचे कावेरी तक, ठीक है? तो इसलिए कंटिन्यू कावेरी से फिर गुंडार रिवर को कनेक्ट करना है, ठीक है? तो इस तरह से कंटिन्यूअसली साउथ इंडिया में सारी रिवर्स को, ताकि पानी जहां पर कमी है वहां पर पहुंच सके, इसलिए ये पूरा एक प्लान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 86। हमारे देश के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक, एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, AQI। एयर क्वालिटी जो इंडेक्स है उसमें वायुमंडल गैसों में से किनको विचार में लिया जाता है? 5 गैसों की इसमें बात की गई, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन।
अभी देखिए इसमें से कौन कौन से क्रिटिकल सही, मतलब इनमें से कौन सी गैसेज है जिनको एयर क्वालिटी इंडेक्स में कैलकुलेट करने के लिए माना जाता है। इसका सही आंसर है वो है दो तीन चार। कार्बन मोनोऑक्साइड सीओ बिल्कुल है, नाइट्रोजन ऑक्साइड से, सल्फर डाइऑक्साइड से। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो है बी दो तीन चार। ये लॉन्च हुआ था एक्यूआई एयर क्वालिटी इंडेक्स, कब लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च हुआ था 2014, 2014 में। ठीक है, और जो स्वच्छ भारत अभियान चल रहा था सरकार का, उसके अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया था। इसमें 8 पोल्यूटेंट्स की बात की गई थी, जिनको हम जिनके बारे में डेली शॉर्ट टाइम में एक सॉरी वो कैलकुलेशन की जाएगी उनकी, और एक इंडेक्स निकाला जाएगा कि कितना कितना पोल्यूशन क्या है। और इस तरह से एयर क्वालिटी के इंडेक्स निकालने के बाद कैटेगरी बना दी गई कि इतनी कैटेगरियों में जितना जितना उनका स्कोर होगा उस हिसाब से उसको मान लिया जाएगा कि गुड है, सेटिस्फैक्टरी है, मॉडरेट है, पुअर है, वेरी पुअर है, सीवियर है। ठीक है, इस तरह से 6 कैटेगरी बना दी गई। 8 पोल्यूटेंट्स कौन से थे? PM2.5, PM10, दो तो यही हो गए। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, सल्फर ऑक्साइड्स, उसके बाद कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया और लेड। ठीक है, तो एक दो तीन चार पाँच छः और सात आठ, ये 8 पोल्यूटेंट्स है जिनके बारे में ये डिस्कशन किया गया था कि इनके बारे में हम एक इंडेक्स बनाएंगे इनको लेके। ठीक है, तो इसलिए जो इसका सही आंसर है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। मीथेन नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है। और इसमें ये माना गया था कि वन नंबर वन कलर वन डिस्क्रिप्शन होगा। ठीक है, 6 कैटेगरी में इसको कन्वर्ट कर दिया गया है। और किसने डेवलप किया था इसको? इसने डेवलप किया था सीपीसीबी ने, सेंट्रल पॉल्यूशन ऑफ कंट्रोल ब्यूरो। ठीक है, और इसने एक कमेटी बनाई थी सीपीसीबी के द्वारा। एक सीपीसीबी की कमेटी ने एक्सपर्ट ग्रुप किया, प्लस आईआईटी कानपुर, जिनके द्वारा ये डेवलप किया गया था। इतना ज्यादा न्यूज में था रियलिटी चेक ऑन एयर क्वालिटी, और रहता ही है। ठीक है, 2016 में, 2015 में, 2015 में, 2015 में कंटिन्यूसली न्यूज में था, इसलिए क्वेश्चन पूछ लिया गया। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। और कार्बन डाइऑक्साइड को अगर आप इसमें से एलिमिनेट कर देते हैं ना, कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑब्वियसली बात है, कार्बन डाइऑक्साइड को मॉनिटर करने के लिए एक वे नहीं बनाया गया था। कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि ज्यादा खतरनाक गैस है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, एक को आप एलिमिनेट करते तो भी आप इजीली आंसर पहुंच सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 87। भारत द्वारा विमोचित खगोलीय वेधशाला एस्ट्रोसेट के संदर्भ में, विद रेफरेंस टू एस्ट्रोसेट द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी लॉन्च्ड बाय द इंडिया। ठीक है, उसके बारे में दो स्टेटमेंट दिए गए कि अदर देन यूएसए एंड रशिया, इंडिया इज द ओनली कंट्री। यूएसए और रशिया के अलावा इंडिया अकेला देश है जिसने ये ऑब्जर्वेटरी लॉन्च की है स्पेस में। ठीक है, दूसरा कहा गया एस्ट्रोसेट 2000 किलोग्राम का उपग्रह है जो पृथ्वी की सतह के ऊपर 1650 किलोमीटर पर कक्षा स्थापित है। जब भी यूपीएससी के द्वारा इस तरह के स्टेटमेंट दिए जाए, थोड़ा सा अपनी नॉलेज को पीछे जाके सोचने की कोशिश करिए, ये क्या, ये सही है क्या, हम सही पढ़ रहे हैं? ये यूपीएससी, अब ये एक्चुअली है 650 किलोमीटर। एग्जामिनर ने क्या किया, यहाँ पर एक और लगा दिया एक्स्ट्रा। ठीक है, तो ये सोचने वाली बात है, जब भी हम चीज़ों को पढ़ते हैं तो इतना अंदाज़ा हमें होना चाहिए कि हम 650 किलोमीटर पढ़ रहे हैं, क्या ये ज़्यादा हो रहा है? और यूपीएससी ऐसा कई बार कर चुका है, कई क्वेश्चन में कर चुका है। यहाँ पे $100 बिलियन की बात है, वहाँ पे एक ज़ीरो बढ़ा देगा, $1000 बिलियन कर देगा, ताकि आप कुछ चीज़ को देख पाएँ, क्या ये जो फैक्ट दिया जा रहा है, ये डेटा दिया जा रहा है, क्या ये सही है? ठीक है? और ये इसका जो पहला स्टेटमेंट है, ये भी गलत है, दोनों ही गलत है इसका। इसका जो आंसर डी है। यूएसए और रूस के अलावा भारत एकमात्र ऐसा देश नहीं है, भारत 4th ऐसा देश था। ठीक है? और ये की टाइमलाइन थी, उसमें पूछा गया था कंटिन्यूअसली। 2009 से शुरू हुआ था एस्ट्रोसेट का काम। ठीक है, 2015 में ये फाइनल टेस्ट होते हैं। ठीक है, उसके बाद सारे टेस्ट पास हो जाते हैं, तो अगस्त 15 में लॉन्च किया जाता है, 28 सितंबर 2015 को। ठीक है, और फिर सारी चीज चलती रहती है। इसकी मिशन लाइफ कंप्लीट हो जाती है 5 साल की 2020 में। ठीक है, तो ये सब चीज चलता रहता है। इसरो लॉन्चेज एस्ट्रोसेट फर्स्ट स्पेस ऑब्जर्वेटरी, सितंबर 15 का है। एस्ट्रो टू लॉन्च एस्ट्रोसेट इन 15। ठीक है, कंटिन्यूसली कुछ ये न्यूज में रहा है। और यूएसए के अलावा, यूएसए और रसिया, इसके अलावा एक कंट्री और है जो है जापान, जिसने ये ऑलरेडी लॉन्च किया है। इसके अलावा तो इंडिया है फोर्थ ऐसी कंट्री, चौथा ऐसा देश था इंडिया। यूएसए का है हब्बल, हब्बल टेलीस्कोप। उसके बाद है रशिया का है स्पेक्टर। ठीक है, और जापान का है सुजोकू। सुजुकी मोटरसाइकिल आती है इसी तरह सुजोकू। ठीक है, सुजाकू। और इंडिया है फोर्थ कंट्री जिसने एस्ट्रोसेट लॉन्च किया है। ठीक है, डेडिकेटेड मल्टी वेवलेंथ स्पेस ऑब्जर्वेटरी है, कई वेवलेंथ पे काम करती है, चाहे ऑप्टिकल हो, यूवी हो, एक्सरे हो। ठीक है, और जो
इसके बारे में बात है तो ये 2000 किलोग्राम का नहीं है, 1513 13 किलोग्राम का है ये उपग्रह था। और जो ऑर्बिट की बात की जा रही थी, 650 किलोमीटर की ऑर्बिट पे ये स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? PSLV-C30 के द्वारा। अब 650 को यूपीएससी 1650 किलोमीटर कर दिए। ठीक है, तो थोड़ा सा जहां भी कुछ नंबर्स आए तो उस पर थोड़ा सा को अवेयर होकर देखना है कि क्या ये नंबर सही लग रहे हैं आपको या फिर बहुत ज्यादा वेग अवे नंबर्स है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 88। मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में अर्घट्टा शब्द किसे निरूपित करता है? अर्घट्टा। तो अर्घट्टा जो शब्द है, ये वाटर व्हील यूज जो किया जाता है इरिगेशन ऑफ लैंड में, उसके लिए बोला जाता है अर्घट्टा, जिसको रहट भी बोला जाता है। ठीक है, ये आप जब एनसीईआरटी देखेंगे 7th क्लास की, ठीक है, उसमें भी आपको ये पर्शियन व्हील दिख जाएगा और इसके बारे में बात की गई है। ठीक है, पर्शियन व्हील के बारे में 7th क्लास के एनसीईआरटी में। ठीक है, तो ये इस तरह का पर्शियन व्हील होता है, जिसको एक कुएं में डाला जाता है और इसको फिर पानी को निकालने के लिए काम किया जाता है। और ये एंशियंट इंडिया में आपको मिडावल इंडिया में खूब मिलता है। ठीक है, मध्यकालीन भारत में। ठीक है, इसको बोला जाता था अर्घट्टा या फिर रहट, रहट सिस्टम। ठीक है, और ये जब टर्क्स आए थे, तुर्की लोग आए थे, उनके द्वारा जब पेपर भी लाया गया था, स्पिनिंग व्हील भी लाया गया था और इसी तरह से सारी चीजें लगी थी। और इरिगेशन मेथड जो इसके अलावा अरहट्टा के अलावा जो चलते थे इरिगेशन मेथड, उनके कुछ नाम है। एक को बोला जाता था चारस, एक को बोला जाता था सकिया, एक को बोला जाता था दोलाब। तो ये सब इरिगेशन मेथड थे जो मध्यकालीन भारत में चलते थे। और जो रहट था, इसको गियर्स से कनेक्ट कर दिया गया, गियर्स, रहट विद गियर्स। इसको कनेक्ट करने का काम किया था बाबर ने, इसका जो किया था पहली बार। ठीक है, रहट विद गियर्स को, तो इसको रहट भी बोला जाता था। और ये सिंपल सा क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही पूछ लिया था यूपीएससी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशी इतिहासों और वीर गाथाओं को कंटेस्ट करना, मतलब मेमोराइजिंग ऑफ क्रॉनिकल्स, डायनेस्टिक हिस्ट्रीज और एपिक टेल्स। ठीक है, तो ये किसका प्रोफेशन था, कौन था ये? श्रमण थे, परिव्राजक थे, अग्रहारिक थे या मागध थे? इसका सही आंसर है वो है डी, मागध। इनको मागध बोला जाता था। ठीक है, जो कि इस तरह के राजवंशी इतिहास को, डायनेस्टिक हिस्ट्री को, एपिक टेल्स को, ठीक है, क्रॉनिकल्स को, इनको मेमोराइज करके याद रखते थे इनको। ठीक है, श्रमण बोला जाता था, श्रमण बोला जाता सीकर को, जो कुछ फौज में निकला हो, सीकर हो। ठीक है, तो जो सन्यासी परंपरा के लोग थे उनमें से कुछ थे श्रमण में। गरीब राजक, अग्रहारिक, sorry, अग्रहारिक फिफ्थ सिक्स सेंचुरी में आपको अग्रहारिक शब्द सुनाई देता है। और ये विलेजेस होते थे जिनको स्टेट के द्वारा लैंड ग्रांट कर दी जाती थी ब्राह्मण्स को। ठीक है, तो उन ब्राह्मण्स को अग्रहारिक अग्रहार बोला जाता था और उस लैंड को अग्रहारिक लैंड बोला जाता था। इसको ब्रह्मदेवी बोला जाता था। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड है अग्रहारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 90। हाल ही में हमारे देश में पहली बार निम्नलिखित राज्यों में से किसने एक विशेष तितली को राज्य तितली के रूप में घोषित किया है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज डिक्लेयर्ड ए पर्टिकुलर बटरफ्लाई एज स्टेट बटरफ्लाई? ये एक बिल्कुल करंट का क्वेश्चन था। ठीक है, अब इसमें आपको आता है या नहीं आता, इसका सिंपल सा ऑप्शन ये है। इसमें कोई लॉजिक किसी तरह का आपकी अंडरस्टैंडिंग कोई काम नहीं कर सकती। ठीक है, कि तितली कहाँ मिलती है, ऐसे नहीं। ठीक है, तो इसलिए ये एक सिंपल सा करंट का क्वेश्चन था, बिल्कुल करंट ओरिएंटेड, प्योर करंट जिसको बोल सकते हैं। ठीक है, आपको आता है, नहीं आता, नहीं आता। ठीक है, तो ये उस समय महाराष्ट्र ने लॉन्च किए थे, महाराष्ट्र ने स्टेट बटरफ्लाई इसको अनाउंस किया था, ब्लू मॉर्मोन तितली को। ठीक है, और ये वेस्टर्न घाट और श्रीलंका वाले रीजन में नेटिव है, वहां पे पाई जाती है ये तितली। एवरग्रीन फॉरेस्ट में मेनली मिलती है। महाराष्ट्र ब्लू मॉर्मोन डिक्लेयर स्टेट बटरफ्लाई, इसलिए क्वेश्चन पूछा था उस टाइम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91। इसरो द्वारा प्रमोचित मंगलयान। ठीक है, अब मंगलयान जो लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा, उसके बाद पूछा गया, इसको मार्स ऑर्बिटर मिशन भी बोला जाता है। मार्स ऑर्बिटर मिशन बहुत फेमस था मोम उस समय, MOM। ऑब्वियस सी बात है, बिल्कुल सही है। अब पहला जब सही है तो ये तो यहाँ खत्म हो जाता है। अब हमारे पास तीन ऑप्शन बचते हैं। दूसरा है, इसरो द्वारा जो मंगलयान था, इसने भारत को यूएसए के बाद मंगल के चारों ओर अंतरिक्ष यान को चक्रण करने वाला दूसरा देश बना दिया है। ठीक है, अब ये अपने आप में गलत हो जाता है, क्योंकि इसरो ऐसा करने वाला फोर्थ देश है, क्योंकि इससे पहले रशिया है, EU है, यूएसए है, तो ये सेकंड गलत हो जाता है।
अब हमारे पास 3 स्टेटमेंट थे, उसमें सेकंड तो गलत हो ही जाता है, तो अब बचते हैं 1 और 1 और 3। इसमें कहा गया भारत को एकमात्र ऐसा देश बना दिया जिसने अंतरिक्ष यान को मंगल के चारों चक्कर में पहली बार में ही सफलता प्राप्त की। ये बिल्कुल सही है। इसका जो आंसर है वो है सी। ये सच्चाई है। इंडिया 4th कंट्री था इसको अचीव करने वाला। और ये लॉन्च कब किया गया था? ये लॉन्च किया गया था 2013 में। नवंबर 2013 में इसको लॉन्च किया गया था, मार्स ऑर्बिटर मिशन को, नवंबर 2013 में। और ये अपनी कक्षा में मार्स के ऑर्बिट में कब पहुंचता है? ये ऑर्बिट में पहुंचता है सितंबर 14 में। ठीक है। और बहुत ही चीपेस्ट, मतलब अब बहुत ही सस्ते में इसको बनाया गया था, मात्र 450 करोड़ रुपए में। जो काफी उस समय काफी न्यूज थी कि इसरो ने इतने बड़े लॉन्च को, इतने बड़े प्रोग्राम को बहुत ही कम पैसे में इसको समेटा है। तो ये इसरो की अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। ठीक है। और ऐसा करने वाला इंडिया चौथा देश था। उससे पहले रशिया है, यूएसए है, ईयू है। ठीक है। हाँ, लेकिन पहला नेशन था इंडिया जिसने पहले अटेम्प्ट में ही प्राप्त किया, क्योंकि पहले अटेम्प्ट में किसी ने इस चीज को अचीव नहीं किया था। तो भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने पहली बार में ही सफलता प्राप्त कर ली थी। तो इसका आंसर जो है 1 एंड 3। बहुत सिंपल क्वेश्चन, जो एक नॉर्मल कन्वर्सेशन का क्वेश्चन होता है। जिस समय ये जब मार्स ऑर्बिटर मिशन गया था, तो ये नॉर्मल कन्वर्सेशन थी कि इंडिया ने पहली बार में अचीव कर लिया, इंडिया 4th ऐसा देश बन गया है, इसको मार्स ऑर्बिटर मिशन बोलते हैं। तो नॉर्मल डे टू डे जो टॉक्स होती है ना, उस पे क्वेश्चन था। और इजीली किया जा सकता था, इसके लिए कोई विशेष रूप की नॉलेज की जरूरत नहीं थी आपको। ठीक है। तो इसलिए बहुत इजी क्वेश्चन था। नवंबर 13 में लॉन्च किया गया था, 14 में, सितंबर 14 में, नवंबर 13 में लॉन्च किया गया था, सितंबर 14 में 2014 में ये अपनी क्लास में पहुंच जाता है, मार्स की क्लास में, ऑर्बिटर में। ठीक है। और इंडिया ऐसा करने वाला 4th कंट्री थी। और इंडिया ने ऐसा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही कर लिया था, फर्स्ट अटेम्प्ट। ठीक। और बहुत चीपेस्ट बना था, ये 450 करोड़ का ही बना था। अभी क्या हुआ है, 2 अक्टूबर 2022 को इसने अपना कम्युनिकेशन लॉस्ट कर दिया है। कम्युनिकेशन। ठीक है। इसरो ने काफी कोशिश करी इसको। ठीक है। फिर फाइनली इसरो ने इसको डिक्लेयर कर दिया कि डेड हो गया ये। इससे अब तक जो प्राप्त हुआ वो हुआ। ठीक है। और ये मार्स ऑर्बिटर मिशन की अगर टाइमलाइन की बात करें, तो 2008 में जो इसरो के चेयरमैन थे, उन्होंने इसको अनाउंस किया था कि हम ऐसा करने वाले हैं। 2010 में इसके बारे में स्टडी कंटिन्यूसली चल रही थी। 2012 में जो पीएम थे मनमोहन सिंह, उन्होंने इसको अप्रूव किया था। ठीक है। और फाइनली फिर 2013 में लॉन्च होता है, 2014 में इसको मार्स ऑर्बिट में पहुंचता है। तो ये सारी इसकी टाइमलाइन थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। इसमें कहा गया है 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? ठीक है। लॉर्ड मिंटो द्वारा भारतीय राजनीति में सांप्रदायिक प्रवेश नहीं। अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में, चरमपंथियों में विश्वास का अभाव। बिल्कुल सही। ठीक है। इसका जो सही आंसर था वो था बी। यूपीएससी ने 2015 में एक क्वेश्चन पूछा था, किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप नरम दल गरम दल का उद्भव हुआ? ये था स्वदेशी आंदोलन 1905। और 1905 के बाद 1907 में इन दोनों दलों के बीच में ये विभाजन हुआ। तो इसलिए पीवाईक्यूज को देखना बहुत जरूरी है। यूपीएससी प्रीलिम्स पीवाईक्यूज को आप जरूर देखिए। 2015 में क्वेश्चन पूछा, उससे रिलेटेड कोई और चीज 2016 में पूछ ली, हाँ तो आती। ठीक है। 1907 में जो कांग्रेस विभाजन हुआ, इसका कारण क्या था? ठीक है। तो इसका कारण यही था कि जो नरमपंथी सरकार के साथ बात कर रहे थे, उनमें फेथ कम था। एक्सट्रीमिस्ट लेक ऑफ फेथ इन द कैपेसिटी ऑफ द मॉडरेट्स टू नेगोशिएट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट। और इस वजह से ये हुआ था। सूरत में 1907 में ये विभाजन हुआ। और फिर 1907 में विभाजन होता है, तो मॉडरेट्स थे। तो मॉडरेट कौन थे? मॉडरेट्स में थे गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है। फिरोज शाह मेहता। उसके अलावा ये एस सुरेंद्र नाथ बनर्जी। उसके अलावा एक्सट्रीमिस्ट में कौन थे? एक्सट्रीमिस्ट में आपको पता, मिस्टर तिलक। ठीक है। लाला लाजपत राय। उसके अलावा अरविंदो घोष। तो ये सब लोग ये एक्सट्रीमिस्ट की तरफ थे। ठीक है। इसलिए क्वेश्चन पूछ लिया। 2015 क्वेश्चन रिपीट कर लिया। और 1907 में ये होता है, 1916 में फिर होता है लखनऊ, अ, लखनऊ अधिवेशन। और इसमें फिर फाइनली ये दोनों मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट मिल जाते हैं, यूनाइटेड हो जाते हैं दोनों से। ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसलिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स की योजना में परिकल्पना थी कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए, नहीं। भारत स्वतंत्रता प्रदान करने के पहले भारत को दो भागों में विभाजित कर देना चाहिए, नहीं। भारत को इस शर्त के साथ गणतंत्र बना देना होगा कि राष्ट्रमंडल में शामिल होगा, नहीं। भारत को डोमिनेट स्टेटस देना चाहिए, बिल्कुल सही। इसका सही आंसर है वो डी।
2013 में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, भारत छोड़ो आंदोलन किसकी प्रतिक्रिया में प्रारंभ किया गया था? जिसका आंसर होता है क्रिप्स प्रस्ताव। ठीक है। 13 के बाद यूपीएससी क्वेश्चन पूछता 16 में कि सर स्टेफोर्ड क्रिप्स ने क्या परिकल्पना की थी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंडिया को लेके। ठीक है, क्या इंडिया को मिलना चाहिए। आप देखिए 2013 में यूपीएससी क्रिप्स प्रस्ताव पे क्वेश्चन पूछ रहा है, 16 में उसी को रिपीट कर दे रहा है पर एक अलग तरीके से। ठीक है, तो 2013 का पीवाई क्यू डिस्कस करने का मतलब होता है कि आप उसको ढंग से पढ़ लीजिए क्या था क्रिप्स प्रस्ताव, क्रिप्स प्रपोजल, और उसके बाद अगर आपने वो पढ़ लिया है तो 16 के क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, 2013 में यूपीएससी ने पूछा था क्रिप्स की। बात करें क्रिप्स प्रस्ताव की, तो आपको पता हो, ये लेबर पार्टी के मेंबर थे। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स इनका नाम था, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, और ये लेबर पार्टी के मेंबर थे। लेबर पार्टी, और लेबर पार्टी वही है जिससे, लेबर पार्टी जिसकी वजह से जब भारत की आजादी की बात की थी तो लेबर पार्टी ही सत्ता में थी, लेबर पार्टी सत्ता में आई थी और फिर वो उन्होंने कैबिनेट मिशन भेजा था। ठीक है, तो लेबर पार्टी के थे, सिंपैथाइजर थे, मतलब ये चाहते थे कि इंडियंस को स्वतंत्रता मिले, उनको भी अधिकार हो कि वो अपने प्रशासन को कर पाए। लेकिन एट द सेम टाइम उसी समय वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था और प्रधानमंत्री थे वहां पे चर्चिल, और चर्चिल इंडिया के इंडिपेंडेंस के बिल्कुल सख्त खिलाफ थे। चर्चिल की तरफ से एक कोलिशन बनाया गया था, कोलिशन ऑफ वो कोलिशन बार कैबिनेट, क्योंकि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो वहां पे कोलिशन बनाया गया था, और ये कोलिशन था जिसमें अपोजिशन के मेंबर प्लस जो मेंबर्स हैं सत्ता पक्ष के दोनों, इनको रख के ये कोलिशन बनाया गया था वॉर कैबिनेट के रूप में। ठीक है, और इसी में क्रिप्स भी थे जो लेबर पार्टी से आते थे, लेकिन इस वॉर कैबिनेट में चर्चिल के द्वारा इनको रख दिया गया था। 1939 में, बहुत अच्छी सी टाइमलाइन है, आप एक बार देख लीजिए। 1939 में वर्ल्ड वॉर शुरू होता है। ठीक है, जापान की एंट्री हो जाती है, जापान की एंट्री होती है 1941 में, और जापान की एंट्री होने के बाद चीजें बिल्कुल अलग हो जाती हैं। फरवरी 1942 को, ठीक है, सिंगापुर को अटैक करता है जापान और ब्रिटेन से सिंगापुर छीन लेता है। इसी समय सुभाष चंद्र बोस का भी एक सीन चल रहा है। ठीक है, वो अपनी जगह आ रहे हैं। ठीक है, और वो इंडिया को उस एक्सट्रीमिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं जिससे ब्रिटेन डरता है। ठीक है, और उसी समय यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं रूजवेल्ट, इनका ब्रिटेन को कहना है कि आप इंडियंस को साथ में लीजिए, इंडियंस और चाइना को साथ लिए बिना हम जापान को नहीं हरा सकते। ठीक है, तो चाइना को साथ लेते हैं, इंडियंस को, इंडियन मिलिट्री को साथ में लेने की बात की जाती है। और जब इसकी बात की जाती है तो ये जब चीजें सामने आती हैं तो चर्चिल की तरफ से ट्रिप्स को, जो कि सिंपैथाइजर थे इंडिया के इंडिपेंडेंस के, उनको भेजा जाता है इंडिया में। ठीक है, और ये 22 मार्च को दिल्ली में आते हैं 1942 में सिर्फ प्रस्ताव लेके। और ये प्रस्ताव यही था कि भारत ऐड करे वर्ल्ड वॉर सेकंड में, ब्रिटेन की मदद करे। ठीक है, और मदद करने पे भारत को बाद में जब ये वॉर खत्म होगी डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा। ठीक है, कि ये डोमिनियन बना दिया जाएगा, इलेक्शंस करवाए जाएंगे। ठीक है, कांग्रेस ने कैटेगोरिकली रिजेक्ट कर दिया था इसको। कांग्रेस ने साफ मना कर दिया था कि हमें इसको कोई मतलब नहीं है। गांधी ने तो इसको पोस्ट डेटेड चेक कहा था कि ये एक ऐसे बैंक का चेक है जो बिल्कुल टूट रहा है, पोस्ट डेटेड चेक है। ठीक है, लेकिन जिन्ना ने वार एफर्ट को सपोर्ट किया था। ठीक है, और इसी के बाद इसके बाद 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट भी शुरू होता है, फिर अगस्त 1942 में, इसके बाद ही। ठीक है, तो इसलिए ये सब चीज इस तरह से न्यूज में थी। तो ये इसका जो सही आंसर है वो है, बात को डोमिनिस्ट्रेशन दे देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। इसमें पूछा गया बोध गया के बारे में कि कुछ प्रसिद्ध स्थान दिए गए हैं, इन प्रसिद्ध स्थानों के रूप में कि ये क्षेत्र कहाँ से रिलेटेड है। बोध गया, बघेलखंड, खजुराहो, बुंदेलखंड। अब इसमें आप देखिए, सबसे पहले देखिए बोध गया, बघेलखंड, बुंदेलखंड जो भारत के हिस्से में पड़ते हैं। बोध गया पड़ता है बिहार में, और ये वाला जो रीजन है बघेलखंड बुंदेलखंड, ये है यूपी, एमपी, थोड़ा सा राजस्थान कह सकते हैं, इसका रीजन। ठीक है, तो आप इसको भी एलिमिनेट करेंगे ना, पहुंचेंगे इस पे 2 3 4 5 और 2 5 पे। देखिए नासिक, मालवा वाले रीजन में नासिक नहीं पड़ता, आपको इतना अंदाजा होना चाहिए। ठीक है, तिरुपति रायलसीमा में बिल्कुल सही है, नासिक मालवा में नहीं है। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको 4 को एलिमिनेट करेंगे आंसर आता है 2 और 5। इसका सही आंसर है वो है 2 5। शिरडी भी गलत है, नासिक भी गलत है, बोध गया भी गलत है। ठीक है, बात करें ये वाला रीजन, देख लीजिए आप, ये है बुंदेलखंड वाला रीजन जो कि यूपी, थोड़ा सा राजस्थान, और ये एमपी वाला रीजन, और ये है बघेलखंड वाला रीजन। बोध गया यहाँ बिहार में। ठीक है, तो बोध गया कितना दूर है बघेलखंड से, बस यूपीएससी इतना जानना चाहता था। ये रायलसीमा वाला रीजन है जो कि तिरुपति हो गया। ये कोडागू रीजन बोलते हैं इसको, तुलुनाडु बोलते हैं इस वाले रीजन को। ये सौराष्ट्र का रीजन हो गया। ठीक है, इसको विदर्भ बोला जाता है ये वाले रीजन को। विदर्भ यहाँ है, नासिक यहाँ है। ठीक है,
उसके अलावा विदर्भ के लिए क्या पूछा गया कि विदर्भ में क्या है? शिरडी। शिरडी नासिक के पास में है, ठीक है? तेलंगाना ये वाला रीजन हो गया। उसके अलावा ये कोशल प्रदेश हो गया, कोशलांचल उड़ीसा का ये वाला रीजन। इसको मिथिलांचल बोला जाता है, बिहार का पूर्वी इलाका है जो। इसके अलावा ये असम में गोरखालैंड हो गया। इधर लद्दाख का रीजन हो गया। इसको राजस्थान के जो वेस्टर्न वाला रीजन है इसको मध्य प्रदेश बोला जाता है। ये बुंदेलखंड बघेलखंड हो ही गया। उत्तर प्रदेश का ये ईस्टर्न वाला रीजन है, इसको हरित प्रदेश बोला जाता है और इसको बोला जाता है पूर्वांचल। ठीक है? तो ये है कंप्लीट सारी चीजें। खजुराहो की बात करें तो खजुराहो बना था 950 से लेके 1050 तक, ठीक है? और चंदेल डायनेस्टी के समय ये बना था एमपी में, ठीक है? शिरडी की बात करें, शिरडी है अहमदनगर में, ठीक है, महाराष्ट्र में। और ये सब पूछा क्यों गया था? उसका कारण था क्या? प्रसाद स्कीम। सरकार की तरफ से एक प्रसाद स्कीम शुरू की गई थी, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की, पर्यटन मंत्रालय की तरफ से प्रसाद स्कीम 2014-15 में। और इस स्कीम का नाम पहले प्रसाद स्कीम था, बाद में इसका नाम 2017 में चेंज करके प्रसाद कर दिया गया, ठीक है? ये स्कीम किस लिए थी? जो स्टेट्स को मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की तरफ से कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस दिए जाएंगे, तो जो जिस तरह से जितने भी रिलीजियस जगह हैं इनको डेवलप किया जा सके अच्छी तरह से, ठीक है? उसके लिए स्कीम शुरू की गई थी, टूरिज्म को बढ़ाने के लिए भी थी मेनली, ठीक है? तो इसलिए स्कीम पूछी गई थी और इसीलिए उससे रिलेटेड कुछ फेमस प्लेसेस और रीजन को कनेक्ट करने की बात यूपीएससी ने क्वेश्चन दे दिया। और इसको लॉजिकली आप सही कर सकते हैं कि बोध गया से भी अगर आप देखें तो बोध गया बघेलखंड वाले रीजन में नहीं पड़ता है। नासिक की बात करें तो मालवा वाला रीजन अलग हो जाता है, एमपी में हो जाता है। नासिक महाराष्ट्र के बिल्कुल इस तरफ पड़ता है, मुंबई के पास में, ठीक है? तो वो एक चीज है, तो इनसे भी आप इसको इस क्वेश्चन पर आराम से पहुंच सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 है, राष्ट्र हित में भारत की संसद राज्य सूची के किसी भी विषय पर विधिक शक्ति प्राप्त कर लेती है, इसके लिए एक संकल्प। पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्वायर्स द पावर टू लेजिस्लेट ऑन एनी आइटम इन द स्टेट लिस्ट इन द नेशनल इंटरेस्ट इफ ए रेजोल्यूशन टू दैट इफेक्ट। मतलब ऐसा कौन सा कारण होता है जिसकी वजह से पार्लियामेंट को वो पावर मिल जाती है कि वो स्टेट लिस्ट राज्य सूची जो होती है उसके किसी भी आइटम पे कोई भी कानून बना सकती है। और ये कब होता है? ये होता है आर्टिकल 249 से 249 से, जिसमें साफ साफ कहा गया है कि अगर राज्यसभा साधारण मेजोरिटी सिंपल मेजोरिटी से, और कितना, देखिए इसमें ऑप्शन दिया गया है, लोकसभा द्वारा अपनी पूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत से पारित करे जाए, नहीं। लोकसभा द्वारा नहीं, बिल्कुल इसका आंसर है सी और डी में से होगा। राज्यसभा द्वारा अपनी संपूर्ण सदस्यता के साधारण बहुमत से पारित कर लिया जाए। राज्यसभा द्वारा अपने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित किया जाए। राज्यसभा बाई मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन टू थर्ड ऑफ इट्स मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है? तो ये सिंपल मेजोरिटी से होता है, और होने को लेकिन होता है टू थर्ड मेंबर्स के, दो तिहाई मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो प्रेजेंट है और वोट कर रहे हैं, ठीक है? इसका जो सही आंसर है वो है डी, ठीक है? तो जो राज्यसभा के दो तिहाई मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग है वो सिंपल मेजोरिटी से एक रेजोल्यूशन को पास कर दे तो पार्लियामेंट को पावर मिल जाती है कि वो स्टेट लिस्ट पर भी कानून बना सकती है। और ठीक है, और उसका जो टाइम होता है वो एक साल का मैक्स होता है, उसके बाद उसको 6 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस तरह के उसमें प्रोपोजल्स होते हैं। तो इसका जो सही आंसर है, फंडामेंटल क्वेश्चन था पॉलिटी का जो यूपीएससी ने पूछा, ठीक है? आर्टिकल 249 से ये पावर मिलती है पार्लियामेंट को, और इसके लिए राज्यसभा, ये एक्चुअली राज्यसभा की पावर है। जब हम राज्यसभा की कुछ पावर्स देखते हैं, राज्यसभा के पास एक लिमिटेड पावर्स होती हैं, उनमें से एक पावर ये है, ठीक है? एक है ऑल इंडिया सर्विस को लेके कि ऑल इंडिया सर्विस नहीं कोई बनानी हो तो राज्यसभा के इनिशिएट कर सकती है। दूसरी ये पावर है कि स्टेट लिस्ट पे कोई नेशनल इंटरेस्ट में कोई कानून बनाना हो तो पार्लियामेंट को ये पावर देने का काम राज्यसभा करती है। राज्यसभा एक रेजोल्यूशन को इस तरह से टू थर्ड प्रेजेंट एंड वोटिंग, जो उपस्थित और मत देने वाले जो लोग हैं दो तिहाई, उनके बहुमत से सिंपल मेजोरिटी से उसको पारित करा के लोकसभा को ये पावर मिल जाती है, ठीक है? ओ सॉरी, संसद को। अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया? होने को फंडामेंटल क्वेश्चन है, ठीक है? उस समय कंटिन्यूअसली न्यूज में था। क्यों न्यूज में था? राज्यसभा के लेके, रिविजिटिंग द राज्यसभा रोल, द केस फॉर राज्यसभा, जय पांडा फेवर्स रीथिंग ऑफ वीटो पावर्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा की पावर्स को लेके काफी ज्यादा कंटिन्यूस कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, ठीक है? तो इस वजह से यूपीएससी के पास कंटेंट की कमी थोड़ी है, एक न्यूज़पेपर से हजारों कंटेंट मिलते हैं यूपीएससी को एग्जाम क्वेश्चन बनाने के लिए, जो भी एग्जामिनर है जो क्वेश्चंस एक्चुअली फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए ये क्वेश्चन पूछ लिया गया। क्वेश्चन नंबर 96 है, हाल ही में निम्नलिखित राज्यों में से किसने एक लंबे नौ संचालन चैनल द्वारा समुद्र से जोड़े जाने के लिए कृत्रिम अंतर्देशीय बंदरगाह के निर्माण की संभावना का पता लगाया? रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज एक्सप्लोर्ड द पॉसिबिलिटी ऑफ कंस्ट्रक्टिंग एन आर्टिफिशियल इनलैंड पोर्ट टू बी कनेक्टेड टू सी बाई ए लॉन्ग नेविगेशन चैनल? अब एक बार देखिए, इसमें कहा गया है कौन से स्टेट ने अभी ये एक्सप्लोर किया है कि वो एक आर्टिफिशियल इनलैंड पोर्ट बनाएंगे ताकि उसको सी से कनेक्ट किया जा सके, ठीक है?
कर्नाटक के पास कोस्टल बाउंड्रीज है, कर्नाटक क्यों बनाएगा? आंध्रा के पास कोस्टल बाउंड्रीज है, आंध्रा क्यों बनाएगा इनलैंड पोर्ट? ठीक है, कौन है जो बना सकता है? तो इसमें ऑप्शन एक तो बचता है छत्तीसगढ़ हो सकता है, और हो सकता है राजस्थान। इसका सही आंसर है वो राजस्थान। मतलब लॉजिक से भी आप 50-50 पे तो आ ही सकते हो। उसके बाद तो फिर आपका इंट्यूशन है, राजस्थान। अगर आपको नहीं पता है तो बाकी पता होना चाहिए, क्योंकि राजस्थान उस समय ये चल रहा था। राजस्थान का यहाँ पर एक जिला है जालोर, जालोर को इसको कनेक्ट करना था, यहाँ से ये इन्होंने एक प्रपोजल बनाया था। ठीक है, और काफी न्यूज में था। अगस्त 15 में ये आर्टिफिशियल इंलैंड पोर्ट के लिए प्रपोजल आया था। ठीक है, उसके बाद 2021 में ऐसे जो बीजेपी के लोग में करते राजेंद्र गहलोत, इन्होंने पार्लियामेंट में पूछा था कि ऐसा कोई प्लान है क्या? ठीक है, सरकार ने बोला भी था उस टाइम 15 में कि हम राजस्थान गवर्नमेंट को मदद करेंगे इनलेट पोर्ट बनाने में। और बाद में ये पता चला कि फीजिएबल नहीं है, तो इसको ड्रॉप भी कर दिया गया था आइडिया को। ठीक है, कि ये सही आइडिया नहीं है, मतलब फीजिएबल नहीं है, मतलब उतना ज्यादा वाइबल ऑप्शंस नहीं है। ठीक है, तो इसलिए बाद में इसको ड्रॉप कर दिया गया इस आइडिया को। तो इसलिए क्वेश्चन पूछ लिया गया। क्वेश्चन नंबर 97 है, वर्ष 2015 में पेरिस में यूएनएफसीसी बैठक में हुए समझौते के संदर्भ में कुछ कथन है। यूएनएफसीसी की अब 2015 में ये मीटिंग हुई, 2016 में क्वेश्चन पूछना कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसमें कहा गया है एग्रीमेंट को यूएन के सभी सदस्य देशों ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। एक कोई एग्रीमेंट आया है और वो 2015 में आया है, इतनी जल्दी सारे सभी सदस्य देश हस्ताक्षर कर दें, और 2017 से वो लागू भी हो जाएगा। ठीक है, तो इतना हार्ड एंड फास्ट कुछ नहीं होता है। ठीक है, हर चीज का एक प्रोसेस होती है, तो आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। दूसरा कहा गया है इसमें कि ये एग्रीमेंट एम करता है कि ग्रीन हाउस गैस इमिशन को हम लिमिट कर देंगे। कितना लिमिट करेंगे? कि 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं बढ़ना चाहिए, प्री इंडस्ट्रियल लेवल के। ठीक है, और मतलब 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड या 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ये उनका मानना था, ताकि उनका जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो नॉर्मल लेवल पर है। बिल्कुल सही था ये, बिल्कुल सही। ठीक है, अब इसमें कहा गया है तीसरा, विकसित देशों ने, जो डेवलप कंट्रीज है, उन्होंने एक रेस्पॉन्सिबिलिटी ली है कि हम 1,000 अरब डॉलर देने की। अब ये यहीं पे ये बात हुई थी एक्चुअली 100 बिलियन डॉलर की, पहली बात तो। और ऐसा नहीं था कि 2022 से देना ही शुरू कर देंगे। ठीक है, 100 बिलियन डॉलर की बात की थी, इसको यूपीएससी ने एक जीरो और बढ़ा दिया। जैसा कि हमने अभी देखा था पिछले क्वेश्चन में, जहाँ 650 किलोमीटर था एस्ट्रोसेट के बारे में, यूपीएससी ने एक बढ़ा दिया था, 1650 कर दिया था। वही सेम ट्रिक इसी पेपर में एक और क्वेश्चन में की गई, 1,000 अरब डॉलर। ठीक है, तो ये तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है। और जैसे ही आप इसको गलत करेंगे, आंसर अपने आप निकल के आ जाता है। आपको समझना भी नहीं है कि पहला करना है कि नहीं करना। ठीक है, तो आंसर है केवल दो। ये लॉजिकल गेम है, थोड़ा सा लॉजिक से खेलना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए 650 को 650 कर दिया यूपीएससी ने। ठीक है, उसके बाद इधर 100 को 1,000 डॉलर कर दिए। ठीक है, तो इस तरह से इसका सही आंसर है वो है केवल दो, टू ओनली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 98। इसमें पूछा गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में, कि पहली बार 1972 में एक थिंक टैंक था जिसको क्लब ऑफ रोम कहा जाता था, उसने प्रस्तावित किया था। बिल्कुल गलत है। ठीक है, उसके बाद इसका लक्ष्य 2030 तक प्राप्त किए जाने का है। तो ये बिल्कुल सही है कि 2000 सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल आए थे वो आए थे 2030 के लिए, क्योंकि इससे पहले जो गोल चल रहे थे वो थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, जो कि आए थे 2000 से लेके 2015 के लिए। और 2015 से 2030 के लिए लाए गए थे सस्टेनेबल अन्य विकास लक्ष्य, जिनको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहा जाता है। ठीक है, और 2000 से 2015 में जब ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स चल रहे थे, तो यूएन के द्वारा 2012 से 2015 के बीच में पोस्ट 2015 डेवलपमेंट एजेंडा चल रहा था यूएन के द्वारा। पोस्ट 2015 2015 के बाद, 2015 में तो ये खत्म हो जाएंगे मिलियन डेवलपमेंट गोल। तो इसके लिए 2015 के बाद क्या एजेंडा होगा हमारा? ठीक है, तो वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की प्री कंडीशंस थी ये वाले 2015 से 2015 से 2012 से 2015। ठीक है, और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स थे, हमने शायद आपको पता हो 14 में, सॉरी 15 के किसी क्वेश्चन में डिस्कस भी किया था, कि जो एजेंडा 21 था, शायद या तो इसी साल 2016 वाले क्वेश्चन में, एजेंडा 21 जो कि आया था रियो समिट से, उससे कहीं न कहीं प्रेरणा लेते थे ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ठीक है, तो ये क्लब ऑफ रोम से रिलेटेड नहीं थे, और ये एजेंडा 21 और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में एक क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था। ठीक है, तो अगर आप पीवाई को इसलिए पढ़ना जरूरी होता है, तो इसलिए ये गलत हो जाता है। क्लब ऑफ रोम की बात करें तो जो क्लब ऑफ रोम है, ठीक है, इसका जो सही आंसर है वो है केवल दो। क्लब ऑफ रोम जो है, ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, और ये बना था 1968 में, 1968 में रोम में। ठीक है, और इसमें हेड ऑफ स्टेट भी आते हैं, बिजनेसमैन भी आते हैं, कुछ डिप्लोमेट भी आते हैं, साइंटिस्ट भी आते हैं, एकेडमिशियन भी आते हैं, मतलब सभी लोगों का एक थिंक टैंक है ग्लोबल। ठीक है, और ये इन्होंने एक 1972 में एक रिपोर्ट निकाली थी जो काफी फेमस थी, जिसका नाम था द लिमिट्स टू ग्रोथ। द लिमिट्स टू ग्रोथ। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है? स्विट्जरलैंड में इनका। क्लब ऑफ रोम का हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड में, रोम में बना था ये, लेकिन इनका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड में। ठीक
यूएन ऑफिशियली अडॉप्ट एम्बिशियस न्यू सेट ऑफ ग्लोबल गोल। और ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ऑब्वियसली बात है 2015 में आए थे, तो इनपे क्वेश्चन बनना कोई इतना हार्ड एंड फास्ट चीज नहीं है, वो इजी था, मतलब कोई प्रिडिक्ट कर सकता है कि इस पे क्वेश्चन बनना था, तो ये पढ़ना ही चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99। हाल ही में बनी द मैन हु न्यू इन्फिनिटी शीर्षक वाला चलचित्र किसके जीवन, मतलब एक बायोग्राफी बनी थी द मैन हु न्यू इन्फिनिटी, और ये बेस्ड थी एस रामानुजन के ऊपर। ठीक है। तो एस रामानुजन के ऊपर ये बेस्ड थी द मैन हू न्यू इन्फिनिटी। और उसी समय अगर बात करें 2016 में, तो ये है 2015 में एक मूवी और आई थी जो कि रामानुजन के नाम से थी, जो कि साउथ की मूवी थी और काफी फेमस मूवी थी साउथ इंडिया में। ठीक है। और ये एक बुक थी द मैन हू न्यू इन्फिनिटी, इसी नाम से, रॉबर्ट कैनिगल। ठीक है। 1951 में एक्चुअली उन्होंने एक बुक लिखी थी, सॉरी 1991 में, जिस पे ये मूवी बनाई गई थी 2015 में। ठीक है। और द मैन हू न्यू इन्फिनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। किसी भी व्यक्ति के लिए पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु 25 वर्ष है। बिल्कुल गलत है। पंचायत के समय पूर्व भंग होने के पश्चात पुनर्गठित पंचायत केवल अपशिष्ट समय के लिए। द पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर प्री मेच्योर डिसोल्यूशन कंटिन्यूज ओनली फॉर द रिमाइंडर पीरियड। बिल्कुल सही है। ठीक है। आप पंचायत की अगर हम बात करें, तो जो पार्ट 9 है, ठीक है, जो कि आता है 73rd 74th अमेंडमेंट से, 73rd अमेंडमेंट से, और उसमें कहा गया है आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक ये पंचायत के प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है। 16 आर्टिकल्स हैं एक्चुअली पूरे, और ये पंचायत के बारे में दिए गए। अब इसमें जो एक आर्टिकल है, उस आर्टिकल का नाम है 243 ई। इस आर्टिकल में कहा गया है कि जब भी पंचायत का डिसोल्यूशन होगा, जब भी पंचायत को भंग किया जाएगा, तो जो नई पंचायत बनेगी, वो 5 साल के लिए नहीं बनेगी, वो उतने ही समय के लिए बनेगी। ठीक है। ओनली फॉर रिमाइंडर पीरियड। जैसे अगर बचे 2 साल ही बाकी बचे हैं, तो 2 साल के लिए ही होगी वो नई पंचायत। ठीक है। तो ये दूसरा बिल्कुल सही है। याद है 243 ई से। जो ये वाला स्टेटमेंट है, ये आता है 243 एफ में। इसमें कहा गया है डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, कि कौन डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो उसमें कहा गया है कि डिस्क्वालीफाई होने के लिए 25 साल की उम्र को नहीं माना जाएगा, इसके लिए 21 साल की एज दी गई है। तो इसमें कहा गया है कि मिनिमम एज जो होगी वो 21 साल मानी गई है। 25 साल एज चाहिए होती है हमको मिनिमम, कहाँ पर, लोकसभा मेंबर बनने के लिए या विधानसभा मेंबर बनने के लिए। ठीक है। तो मिनिमम एज प्रेस्क्राइब फॉर एनी पर्सन टू बी मेंबर ऑफ पंचायत इज 21 साल। ये गलत है। ठीक है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वो है केवल दो, बी। तो इस तरह से 2016 का हमारा जो पीवाईक्यूज है कंप्लीट हुआ है, 2013, 14, 15 और 16। बाकी के पीवाईक्यूज में मैं जल्दी जल्दी लाता रहूंगा। और तब तक के लिए आप तैयारी करते रहिए। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्या करंट अफेयर्स के हो सकते हैं 2023 के, जो लोग एग्जाम दे रहे हैं 2023 का, उसके लिए क्या करंट अफेयर्स में क्या पर्टिकुलर टॉपिक्स हैं, कौन सी टर्मिनोलॉजीज हैं, क्या इंपॉर्टेंट हो सकती है, तो मैं उसके लिए एक वीडियो कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी आपको अवेलेबल करा दूं। कमिट नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कितना टाइम मेरे पास मिल पाएगा मुझे। ठीक है। तो जितना भी जल्दी होगा मैं कमिट नहीं करूंगा, लेकिन जल्दी से जल्दी अवेलेबल कराने की कोशिश करूंगा। और इस सीरीज को भी बहुत ही जल्दी, मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जल्दी जल्दी, क्योंकि मैं भी चाहता हूँ कि इस सीरीज का कुछ फायदा जो लोग 2023 में एग्जाम दे रहे हैं उनको मिले। ठीक है। और अगर आपको फायदा मिलता है और आपके 2 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन कुछ भी सही होते हैं इस सीरीज से, तो मेरे लिए उससे बेस्ट कुछ नहीं हो सकता, उससे ज्यादा मुझे चाहिए भी नहीं। ठीक है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ और कोशिश करूंगा कि जल्दी से जल्दी इसको कवर कराऊं। तब तक के लिए वीडियो लाइक करो, शेयर करो, थोड़ा सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद।